हाउ टू गेट दैट फर्स्ट क्लाइंट। अब ये एक बहुत टफ चीज है। तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज किन किन फैक्टर से इन्फ्लुएंस होती है, मनी और पावर से? मनी तो एक चीज है, लेकिन कई दफा ऐसा होता है कि जी एक्यूज जो है उसके ताऊ जी जो है ना बहुत बड़े मिनिस्टर हैं, उनके ताऊ जी पुलिस डिपार्टमेंट में है, पापा जी इधर हैं तो उधर हैं, फोन करा दिया। वो भी सोचता है कि क्या पता आगे कोई जरूरत पड़ जाए, मेरा प्रमोशन में हेल्प हो जाएगा, या कुछ हम ही फंस गए तो वहाँ हेल्प हो जाएगा, इस तरीके की चीज़ें। सर मार्केट में फोल्स रेप केसेस की बाढ़ आई हुई है दिल्ली में खास करके, इसका रीजन क्या लगता है आपको? ज़्यादातर जो रेप के केसेस हैं वो फॉल्स केसेस हैं। रिलेशनशिप में टेम्परामेंटल इशू हुआ, बहुत इशूज हैं। एक लड़का दूसरी जगह गया बिकॉज ऑफ दैट टेम्परामेंटल इशू, अब लड़की ईगो सेटिस्फाई करने के लिए उसके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन स्टार्ट कर देगी, जिसके बदले में उसको जिंदगी भर उसको सफर करना पड़ेगा। सर क्रिमिनल ट्रायल में दो मेजर चीजें होती हैं, एविडेंस और दूसरा विटनेस। बड़े बड़े केसेस में तो देखा गया विटनेस कोर्ट आ रहा है, रास्ते में उसकी एक्सीडेंट हो गया, मूवी में देखा है। इसीलिए विटनेस प्रोटेक्शन की जरूरत यहाँ पे आती है। हमने दिल्ली में देखा कई बार कोर्ट के अंदर गोली चली। तो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की कितनी रिक्वायरमेंट है? बहुत ज्यादा। हेलो एवरीवन, टुडे वी हैव एडवोकेट विवेक कुमार गौरव सर विद अस, जो एक फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं जिन्होंने दिल्ली में अपनी प्रैक्टिस सेटअप करी है। ये दिल्ली हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में प्रैक्टिस करते हैं। इनकी जर्नी अपने आप में काफी मोटिवेटिंग है फॉर अदर यंग जनरेशन लॉयर आउट देयर इन द मार्केट, जो दिल्ली के बाहर से आते हैं और दिल्ली में अपनी प्रैक्टिस सेटअप करना चाह रहे हैं या प्रैक्टिस में हैं। आज हम सर से बात करेंगे कि उनकी जर्नी के बारे में, कैसी उनकी जर्नी रही और क्या टिप्स एंड ट्रिक्स वो देना चाहते हैं लॉ स्टूडेंट्स को। हेलो सर, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया और यहाँ पे हम कुछ बात करेंगे यंग स्टूडेंट्स के बारे में और कुछ लॉ की जानकारी हम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इनवाइट किया। बिल्कुल सर। तो सर आपकी लीगल जर्नी के बारे में बताइए, आप कैसे इस प्रोफेशन में हैं? मैं एक एक्सीडेंटल लॉयर हूँ। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि लॉयर बनना है, एडवोकेसी करनी है। मैंने जब मैं क्लास 11-12 में था तो उस समय ऐसा था कि मुझे डॉक्टर बनना है और इसलिए मैंने मेडिकल की प्रिपरेशन भी की थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया। एमबीबीएस मुझे करना था लेकिन नहीं हो पाया। बीडीएस की सीट मुझे मिली थी, बट फिर लोगों ने, समाज ने ये बोला करे बीडीएस क्या करेगा। उस समय इतनी जानकारी नहीं थी, अकल नहीं थी। एनी हाउ मैंने एडमिशन लिया यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक बीए प्रोग्राम में, क्योंकि मेरे क्लास 12 के मार्क्स भी कुछ खास नहीं थे। तो मैंने सोचा कि जब मेडिकल हुआ नहीं, जो सोचा था, जिसके लिए प्रिपरेशन किया वो हुआ नहीं, तो फिर अब आगे कुछ नहीं सोचना है। जैसे चल रहा है चलने देते हैं, बाकी देखा जाएगा, डेस्टिनी देखेगी। फिर मैंने मोतीलाल नेहरू कॉलेज में बीए प्रोग्राम में एडमिशन लिया। 1 महीने पढ़ाई की और वहां से फिर पता चला कि नॉर्थ कैंपस में एक कॉलेज है, क्लस्टर इनोवेशन सेंटर CIC, वहां पे एग्जामिनेशन आपको देना है और यदि क्वालिफाई हो जाएंगे तो आपका नॉर्थ कैंपस में एडमिशन हो जाएगा। तो मैंने उस एग्जाम को दिया, उसको क्वालिफाई किया। 20वां रैंक, BC सीट होता था उस समय, और 20वां रैंक मेरा था। फिर मैं नॉर्थ कैंपस आ गया। यहाँ पे BA ऑनर्स ह्यूमैनिटीज इन सोशल साइंसेस, स्पेशलाइज्ड इन काउंसलिंग साइकोलॉजी, एक बड़ा लंबा कोर्स का नाम है। और इसमें ऐसा था कि यू कैन डिजाइन योर ओन डिग्री, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में पढ़ सकते हैं। बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो अल्टीमेटली मैंने यहाँ पे किया। और उसके बाद जाकर के लास्ट सेमेस्टर में एक पेपर था लीगल लिटरेसी का, तो वेरी इंपॉर्टेंट, वहीं से चेंजेस आने शुरू हुए। जब मैं उसको पढ़ा, लॉ फैकल्टी से यहाँ पे टीचर आए थे पढ़ाने के लिए। जब मैं उसको पढ़ा तो हमें लगा कि यार काफी इंटरेस्टिंग है, खास करके क्रिमिनल लॉज, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, जो भी फंडामेंटल राइट्स और DPSP जो भी पढ़ाया उस समय, बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। और वहां से कुछ फ्रेंड्स, दोस्त थे, तो उन्होंने कहा कि ये भी एक अच्छा करियर है, ऑप्शन है। हालांकि उसमें इतना नहीं पता था, लेकिन फिर भी मैंने एग्जाम दिया, लॉ फैकल्टी में एडमिशन लिया दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और उसके बाद फिर चीजें आगे बढ़ती रही। फिर 2014 से 17 मैंने ग्रेजुएशन किया, 17 से 20 मैंने लॉ की, 20 से 21 LLM किया, और 20 से ही मैं इनरोल हुआ दिल्ली बार में, और उसके बाद मैं प्रैक्टिस यहाँ पे कर रहा हूँ खुद से। तो सर जैसा आपने बताया कि आप एक एक्सीडेंटल लॉयर हैं, आप BDS में डॉक्टर लाइन में जाना चाहते थे, मेडिकल लाइन में, और आप कैसे लीगल प्रोफेशन में आए। जैसे ग्रेजुएशन के बाद आप जब लीगल प्रोफेशन में आ रहे थे, आप लॉ के लिए ऑप्ट कर रहे थे, तो ऐसी क्या इंफॉर्मेशन, क्या गाइडेंस उस स्टेज पे आपको होती, या और नॉलेज होती, तो आप शायद और बेटर अपनी जर्नी को, लीगल जर्नी को फ्रेम कर पाते?
बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली ज्यादातर जो मिडिल क्लास लोग हैं हमारे जैसे, उनको सही जानकारी नहीं मिल पाती है, जिसके कारण वो सही समय पे सही स्टेप ले ही नहीं पाते। यदि जानकारी मुझे पहले दी जाती या फिर मेरा इंटरेस्ट किस चीज में है पहले मुझे पता होता, तो शायद मैं और अच्छा कर सकता था और कम समय में कर सकता था। जो समय मैंने मेडिकल लाइन में दिया वो समय को बचा सकता था और इस तरीके की चीजें कर सकता था। लेकिन बहरहाल ये चीजें नहीं हुई। मुझे लगता है कि जानकारी, उस समय जानकारी का अभाव था। अब सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल्स, आपके जैसे इतने अच्छे काम आप कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर वीडियो से कई सारे लॉ स्टूडेंट्स देश विदेश जहां से देखना चाहें वो एक्चुअल क्या हो रहा है, कहाँ उनको मेहनत करना चाहिए, किस लाइन में जाना चाहिए, इंटरेस्ट यदि उनका है तो उससे फायदा उनको हो सकता है। उस समय ना तो ये रिसोर्सेस थे और ना ही इतना इंटरेस्ट था, तो ये चीजें नहीं हो पाई। बट अब जानकारी जो है बहुत ज्यादा है सोशल तो मीडिया। जो बच्चा आज अभी या वो ग्रेजुएशन करके हटा है या प्लस 2 करके हटा है, वो लीगल प्रोफेशन ऑप्ट करना चाहता है, तो वो कैसे देख सकता है अपने आप को लॉ पूरी होने के बाद कि उसके पास क्या क्या ऑप्शन है इस लीगल प्रोफेशन में लॉ खत्म करने के बाद? सर, मैं आपको ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि लॉ कंप्लीट करने के बाद, एलएलबी एक डिग्री है, इसको कंप्लीट करने के बाद जितनी अपॉर्चुनिटी है उतनी अपॉर्चुनिटी किसी भी प्रोफेशनल कोर्स हो, कोई भी कोर्स हो, उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है। चाहे कोई भी कोर्स हो, इंक्लूडिंग एमबीबीएस। ओके। लॉ करने के बाद आपके पास एक वाइड एरेना है जहां पे आप काम कर सकते हैं। आप जुडिशरी में जा सकते हैं, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बन सकते हैं, आप एडवोकेसी कर सकते हैं। और जब एडवोकेसी की बात हो जाती है तो इसमें इतने सारे डाइवर्स फील्ड है, बहुत सारी तरीके की चीजें आप कर सकते हैं। आजकल जितने भी बैंक हैं, जितने भी पीएसयूज हैं, उनके लीगल एडवाइजर हैं, क्योंकि अब लोग लॉ के लिए जागरूक है। यदि आप उनके राइट्स को वायलेट करेंगे, दे विल लैंड इन द कोर्ट। और वहां पे कौन करेंगे? वहां पे डीएम साहब या मैनेजर साहब नहीं जाएंगे, वहां पे तो वकील साहब जाएंगे, तो उनको वकील रखना पड़ता है। एमएनसी, जितने बड़े बड़े एमएनसी कंपनियां हैं, सबके पास एक पूरी टीम है। ये जो एडुटेक जो है, इतने सारे हैं, चाहे अनअकैडमी हो या फिर फिजिक्स वाला, इतने सारी लीगल पोस्ट एक इंटीग्रल पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट बन गया हर डिपार्टमेंट का, चाहे वो प्राइवेट डिपार्टमेंट है, चाहे वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, तो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लीगल फील्ड आज के टाइम पे। काफी अपॉर्चुनिटी सामने निकल के आती हैं। ठीक है, किसी का ये डिसाइड कर लिया कि ठीक है लॉ करते हैं, अब लॉ के बाद इतने सारे ऑप्शंस हैं, लॉ कॉलेज कैसे ऑप्ट करें? अब किसी को पता है कि मेरे को लिटिगेशन में जाना है, तो मेरे को किस टाइप के लॉ कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए? ये अब यहाँ पे मेंटोर का रोल यहाँ पे आता है। यदि आपने डिसाइड कर ही लिया है कि मुझे लॉ करना है, अब लॉ तो आप किसी भी कॉलेज से कर सकते हैं। आपको कोई यदि गाइड करने वाला हो कि हाँ, ये जो क्लास ऑफ जो कॉलेजेस हैं, ये बढ़िया कॉलेजेस हैं। बढ़िया कॉलेजेस इन द सेंस कि वहाँ पे टीचर्स अच्छे हैं, सारा चीज सिस्टमेटिक हो रहा है, और वहां से यदि आप ढंग से 3 साल या 5 साल पढ़ लेते हैं तो आपको लॉ की जो जानकारी है, बेसिक जानकारी, वो मिल जाएगी। एनीवे, यदि हम ये चाहें कि 3 साल या 5 साल पढ़ के लॉ की सारी जानकारी को समझ लें, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। तभी हम आज भी बोलते हैं वी आर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, पूरी जिंदगी तक प्रैक्टिस करेंगे। तो बेसिक चीजें, क्लैरिटी आपको मिल जाएगी 3 साल में, यदि ग्रेजुएशन के बाद करेंगे, या 5 साल में 12th के बाद करेंगे। एक मेंटर होना चाहिए जो आपको गलत रास्ते पे जाने से रोके, या यूं कहें कि डेविएशन से रोक दे। मान के चलो लॉ भी पढ़ रहे हैं तो वो बता दे कि देखो ये वाला अभी मत पढ़ो, ये वाला पढ़ो। कब इंटर्नशिप करना वो बता दे कि अभी रुक जाओ, ये वाला पेपर पहले पढ़ लेना, उसके बाद इंटर्नशिप करना, तब समझ में आएगा। तो एक मेंटोर का होना जरूरी है। अब मेंटोर कोई जरूरी नहीं है कि फिजिकल प्रेजेंस उनका हो, ये चैनल हो गया है, या फिर कोई भी और जो भी एडवोकेट्स हैं या जजेस हैं जो सोशल मीडिया पे जो है बात कर रहे हैं, बता रहे हैं, उनसे भी आप सीख सकते हैं। और जो जैसा बोल रहे हैं वैसा यदि करेंगे तो ऑब्वियसली आप सही जगह पे लैंड करेंगे और अपना टाइम बचाएंगे, बर्बाद नहीं होगा। तो सर, एक क्वेश्चन, अगर किसी का मेंटोर नहीं है और वो व्यूअर हमारी वीडियो देख रहा है और वो लिटिगेशन में आना चाहता है और उसको एनएलयू, जो बेस्ट कॉलेज इंडिया में माना जाता है, उनको वो कॉलेज नहीं मिलता है, तो क्या उसके लिटिगेशन पे कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा, उसके लॉ करियर पे कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा अगर वो अच्छे कॉलेज में जैसे एनएलयू में एडमिशन उसको नहीं मिलता? तो मुझे नहीं लगता है। मेरा ही एग्जांपल लिया जाए यदि, तो क्लास 12 तक तो मुझे लॉ की पता ही नहीं था कि लॉ भी कुछ होता है। और उसके बाद जब मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया तब तक कुछ नहीं पता था कि लॉ में जाना है। ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया और लास्ट सेमेस्टर में मुझे इंटरेस्ट आया, तो मैं तो एनएलयू से नहीं पढ़ा, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ। अब डिपेंड करता है कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं, इंटरेस्ट कितना लगन है, कितना समय दे पाएंगे उस प्रोफेशन को। प्रोफेशन को समझना बहुत जरूरी है। सिर्फ इसलिए कि आपका एडमिशन एनएलयू में हो गया
या फिर सिर्फ इसलिए कि आपका एडमिशन कोई एम्स में हो गया या आईटी में हो गया और आप अच्छे इंजीनियर और डॉक्टर बन जाएंगे, तो इसकी गारंटी नहीं है। ठीक उसी प्रकार से यदि आप इस फील्ड में आते हैं तो इस फील्ड में आप कितना इंटरेस्टेड हैं, कितना मेहनत कर रहे हैं, वो मैटर कंसिस्टेंसी। अच्छा कॉलेज एक आपको अच्छा एक्सपोजर दे सकता है, एक अच्छा नेटवर्क दे सकता है। बट अगर एनएलयू आपको नहीं मिला तो ऐसा नहीं है कि इट इज एंड ऑफ द वर्ल्ड। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, आप कितना इंटेंशन से उस फील्ड में है, कितना आप इनपुट दे रहे हैं। राइट। ये चीज काफी मैटर, यही चीज ही मैटर करती है। आपकी मेहनत, आपका पेशेंस, ये सबसे ज्यादा मैटर करता है, सबसे ज्यादा। और फिर किस्मत तो खैर अपना है, आप मेहनत करेंगे तो किस्मत साथ देगी वही चीज है। तो आगे बढ़ते हैं सर। लॉ स्टूडेंट को ऐसी क्या स्किल्स जो हैं लॉ स्कूल के टाइम पे डेवलप करनी चाहिए जो आगे लीगल प्रोफेशन में उनको हेल्प करेगी? बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा कि ऐसा क्या स्किल है जो लॉ स्टूडेंट्स को एट द टाइम ऑफ देयर कॉलेज वो इनकलकेट करना चाहिए। देखिए, प्रोफेशन को यदि समझा जाए तो ये प्रोफेशन एक इंटेलेक्चुअल प्रोफेशन है और यहाँ पे ज्यादातर आपका काम होगा पढ़ाई करना, पढ़ना। अनलाइक जैसे कोई यूपीएससी का एग्जामिनेशन क्रैक कर लिया, आप वो डीएम साहब बन गए, एसपी साहब बन गए, अब उनका एकेडमिक्स में उतना रुझान नहीं होगा जितना उनका फील्ड विजिट में होगा। उनको देखना पड़ेगा जिला में क्या हो रहा है, कहाँ कौन दिक्कत हो रहा है, एग्रीकल्चर वाला काम हुआ नहीं हुआ, वो एक डिफरेंट सेटअप। लेकिन जब आप लीगल प्रोफेशन की बात करते हैं, यहाँ पे चाहे जज साहब हो, वकील साहब हो, आपको एज पर लॉ काम करना है और उसके लिए पढ़ना ही पड़ेगा। तो सबसे पहली बात तो यह है कि आप इनकलकेट करें वो हैबिट जिसमें आप कम से कम 8-10 घंटे हर दिन पढ़ सकते हैं। आज भी हम लोग 8-10 घंटे 12 घंटे पढ़ते हैं, चाहे वो जजमेंट पढ़ें, कोई और चीज देखें, कोई और रिसर्च देखें। तो सबसे पहला आदत जो है लॉ स्टूडेंट का होना चाहिए कि उनको रीडिंग हैबिट, एक वोरेसियस रीडर होना चाहिए। मतलब कुछ भी दो पढ़ देगा, ऐसा वाला एटीट्यूड यदि डेवलप हो गया तो फिट है इस पर्टिकुलर प्रोफेशन। तो क्या हम कह सकते हैं जो लोग किताबी कीड़े टाइप जिनको बोल सकते हैं नर्ड, तो वो सूटेबल है? नहीं, मैं दूसरे चीज पे, मैं दूसरे एस्पेक्ट पे आ रहा था, अभी आपने बीच में इंटरफेयर कर दिया। तो दूसरा वाला ये चीज था कि चलो, एक तो वोरेसियस रीडर वाली बात आ गई, दूसरा चीज ये है कि आप आउटस्पोकन भी हो। जो चीज आपने पढ़ा है उसको सही तरीके से समझा है तो उसको आउटस्पोकन होना यदि आप हैं तो आपके लिए फायदेमंद होगा। आपका काम होगा कोर्ट में असर्टिव होकर चीजों को एक्सप्रेस करना, जो लॉ है उसको समझाना, डराना नहीं, आपको समझाना है, एक्सप्लेन करना। इसके साथ साथ आपको जब आप इस प्रोफेशन में आएंगे तो एथिक्स उसका पालन करना, और यहीं पे ज्यादातर एडवोकेट्स फिल्टर आउट हो जाते हैं। एथिक्स का पालन करना बहुत जरूरी है। एडवोकेट एक बहुत जिम्मेदारी वाला पेशा है, यह आसान पेशा नहीं है, जिम्मेदारी होती है। सेंसिटिव मामला आपके पास आते हैं, मर्डर के केसेस हैं, रेप के केसेस हैं, जहां पे आपके क्लाइंट का पूरा स्टेक आपके ऊपर है। आपका एक डिसीजन उनकी जिंदगी को तहस नहस कर देगा, बर्बाद कर देगा। तो डिसीजन मेकिंग पावर इंस्टेंटली इन फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स वो होना चाहिए, और वो डिसीजन इन अकॉर्डेंस विद द लॉ होना चाहिए। उसके लिए वोरेसियस रीडर होना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। इंस्टेंट डिसीजन के लिए आपको आउटस्पोकन और बहुत सारी चीजें हैं जो क्वालिटी आपके पास होगी तभी आप कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। जैसे कोई आर्गुमेंट आया, हमें काउंटर आर्गुमेंट करना है, तो हम टाइम नहीं लेंगे कि हम अगले दिन करेंगे, अरे उसी समय देन एंड देयर ओनली फटाक से करना है, और ऐसा करना है कि आपके क्लाइंट को नुकसान न पहुंचाए। ये सारी चीजें है, और लॉ स्टूडेंट्स को मुझे लगता है कि ये सारी चीजें अपने आप तो समझ में नहीं आएगी। इसीलिए इंटर्नशिप का प्रोविजन है कि आप जाके कोर्ट देख लें कि जज साहब क्या कर रहे हैं, वकील साहब क्या कर रहे हैं, कैसे आर्गुमेंट कर रहे हैं, क्या पढ़ाई कर रहे हैं, कैसे किस तरीके से चीजें हो रही है। वो एनवायरनमेंट विल टीच यू। राइट, वो अपने आप हो जाता है। मतलब यदि बेसिक चीजें आपको पता है, आप ये सोच लिया कि भाई हमको पढ़ना है और पढ़ने से कोई एतराज नहीं है, हम कुछ भी पढ़ सकते हैं आराम से, लॉ में इंटरेस्ट है, तो फिर आप इंटर्नशिप, बाकी का काम इंटर्नशिप में आपका हो जाएगा। जैसे ही जाएंगे आपको समझ में आने लगेगा क्या चाहिए, फिर यदि इंटरेस्ट आया तो आप आगे बढ़िए, नहीं आया तो कोई और काम कीजिए, जबरदस्ती वकालत नहीं कीजिए। लॉ स्कूल की जर्नी को आप सिर्फ ऐसे नहीं, आप कॉलेज जा रहे हैं और छुट्टियां मिल रही है उसको घर पे एंजॉय कर रहे हैं, आपको इंटर्नशिप करना जरूरी है, क्योंकि एक पार्ट आपका पॉलिश हो रहा है लॉ स्कूल में, रीडिंग हैबिट्स और लॉ की जानकारी आपको वहां हो रही है, लेकिन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की जानकारी आपको कोर्ट में हो रही है। तो इंटर्नशिप बहुत मैटर करती है, बहुत जरूरी है इंटर्नशिप करना। लेकिन इसमें भी एक ग्लिच है कि किस स्टेज पे इंटर्नशिप करें। ऐसा नहीं कि आप एडमिशन लिए लॉ कॉलेज में और कल से कोर्ट चले गए, आप चले जाएं, बकायदा शौक से जाएं, देखें। लेकिन यदि आप सोचेंगे कि आपको जो है ना आउटपुट
उस तरीके से मिलेगा फर्स्ट डे से, वो नहीं होगा। जब तक आप प्रैक्टिकल तभी कर पाएंगे जब आपका थ्योरेटिकल चीजें क्लियर होगी। लॉ को समझिए पहले, कम से कम 1 साल, 3 सेमेस्टर, 4 सेमेस्टर आप लॉ को पढ़िए, इंटरेस्ट आया फिर उसका प्रैक्टिकल कोर्ट में होगा। अदरवाइज मान के चलो कोई डॉक्टर साहब हैं, उनका एडमिशन हुआ एमबीबीएस में और पहले दिन उनको ऑपरेशन थिएटर में भेज दिया कैंची लेके, नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं। उनको पहले पूरा फिजियोलॉजी सब चीज समझना पड़ेगा, तब जाके होगा। वही चीज यहाँ पे वेरी प्रैक्टिकल है कि आप पहले चीजों को समझें, फिर जाकर के आप देखिए कि कैसे इस पे काम होता है। तब जब आप देखेंगे तब पाया जाएगा कि जी जो लिखा हुआ है किताब में वो एक्चुअली फॉलो ही नहीं हो रहा है। तो ये सारी कुछ हो रहा है, कुछ और हो रहा है। तब आप सोच पाओगे ना कि थ्योरी में क्या है और प्रैक्टिकल में क्या है, क्योंकि थ्योरी पढ़ोगे तभी आप कंपेयर कर पाओगे। यस यस, ये जरूरी है। तो सर इंटर्नशिप्स को कैसे सिक्योर करें, अच्छी इंटर्नशिप कैसे सिक्योर करें? मुझे लगता है कि जो फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट है, जैसे मैं था, मैं एक बहुत रिमोट एरिया ऑफ बिहार, लखीसराय डिस्ट्रिक्ट है, मैं वहां से आता हूँ। और वहां से मैं फिर पहले तो सेंट स्कूल तिलिया में पढ़ा, फिर दिल्ली आया और दिल्ली में पढ़ाई किया। अब चूंकि लॉ में मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, ना फैमिली बैकग्राउंड है, किसी भी तरीके से कुछ नहीं, दूर दूर तक नहीं है, इवन नॉट इवन रिमोटली। बट अब यहाँ यदि आपने सोच लिया प्रैक्टिस करना है, तो भाई आपको किसी न किसी वकील साहब के पास तो जाना पड़ेगा, गुरु के पास तो जाना पड़ेगा, तभी तो आप सीखेंगे, अदरवाइज कैसे होगा। तो उसके लिए जो है आपको किसी न किसी एडवोकेट साहब से आपका जो है टाइप होना चाहिए, जहां जाएं और आप काम को सीखें। सीखना बहुत जरूरी है और इस प्रक्रिया में समय लगता है। इंटर्नशिप हो या उसके बाद हो, चीजों को सीख लेंगे तभी आप प्रैक्टिस में अपना काम कर सकते हैं, अदरवाइज कैसे करोगे? क्लाइंट आपके पास आएगा ही नहीं। और जो बाहर से आप यहाँ आते हैं तो क्लाइंट कहाँ से आएगा? आपका क्लाइंटेल तो है नहीं, आपको यहाँ लोग जानते नहीं। आप तो यहाँ पे स्टूडेंट थे और स्टूडेंट के बाद आपने ग्रेजुएशन किया, एलएलबी किया, एलएलएम किया, उससे कितना फर्क पड़ता है? आपका यहाँ पे क्लाइंटेल नहीं है। तब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको हेल्प करेगा वो है कि आप किस तरीके के ह्यूमन बीइंग। वकील साहब तो बहुत सारे हैं यहाँ पे, कई सारे हैं, आप ही के पास क्यों आएगा कोई क्लाइंट? ऐसा क्या है आपके अंदर? सींग तो लगा नहीं है कि भाई यही वकील साहब है, यही, ऐसा तो नहीं है। कोई भी क्लाइंट आपके पास क्यों आएगा? वो इसलिए आएगा क्योंकि वो जानता है कि ये ईमानदार है, वो जानता है कि प्रोफेशनल एथिक्स को ये फॉलो करेगा, किसी भी कीमत पे ये दूसरे पार्टी से नहीं मिलेगा। वो जानता है कि किसी भी तरीके का कैसा भी काम आ जाए, ये अपना जो कंफर्ट है उसको साइड लाइन करके ये कोर्ट में हाजिर होगा जिस दिन हमारा केस होगा। वो इसको पता है ये बात कि कुछ भी हो जाए ये डिफेंड करने के लिए एक कसर नहीं छोड़ेगा। और हार जीत तो चलता रहता, वो अलग बात है। मेरे ऐसे कई सारे केसेस हैं जहां पे मैं हार गया, नहीं रिलीफ दिलवा पाया क्लाइंट को जो रिलीफ चाहिए, लेकिन उसके बाद भी क्लाइंट आता है और कहता है वकील साहब आई एम सेटिस्फाइड द काइंड ऑफ एफर्ट यू वी आर गिविंग इन द कोर्ट। बट सर जो ये एफर्ट एक वकील, अच्छा वकील जो अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा है, प्रोफेशनल एथिक्स को फॉलो कर रहा है, वो शायद एक क्लाइंट जब डील करेगा वो क्लाइंट उसको आगे मार्केट में बताएगा कि ये वकील साहब हैं, ये अच्छा काम करते हैं, लेकिन हाउ टू गेट दैट फर्स्ट क्लाइंट? अब ये एक बहुत टफ चीज है, ये बहुत टफ चीज है। यहाँ पे कई सारे आपके लक और अभी थोड़े दिन पहले बात कर रहे थे, ये सारे चीजें फैक्टर्स भी काम आता है। और अल्टीमेटली यदि आप इस मार्केट में होंगे ना तो कुछ ना कुछ तो होगा, किसी न किसी, इतने सारे प्रॉब्लम है, कोई ना कोई तो आपके पास आएगा ही। और चूंकि आप दिल्ली में रहे हैं 3 साल भी कम से कम आप यदि पढ़े हैं यहाँ, तो कुछ ना कुछ तो जान पहचान होगा, किसी ना किसी का होगा, बाय एनी मीन्स कोई तो आएगा। यदि उसका काम अपने ढंग से किया तो वो 10 जगह बताएगा। और इस तरीके से 10 क्लाइंट को आपने डील किया तो 10 100 100 लोगों को आपके बारे में पता है कि ये बंदा ऐसे करेगा। बट आपकी सोसाइटी में प्रेजेंस होनी जरूरी है, सोसाइटी में आपका प्रेजेंस होना जरूरी है, और आप सोसाइटी को देने के लिए काम करेंगे। जैसे आपने लॉ किया, सब्सिडाइज था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में कितना पैसा, हमें 20-25 हजार रुपए लगे, मेरा पैसा थोड़ी है, ये जनता का पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा, उसको कैसे रिपे करें? पैसे तो बरसाना नहीं है। आप कोई गरीब का हेल्प कर दीजिए, कोई ऐसा आया जिसके पास पैसे नहीं है उसको डिफेंड कीजिए, चाहे जहां जाना पड़े, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एनी कोर्ट, सोशल वेलफेयर के लिए। यस, यू मस्ट डू दैट। कोई एनजीओ है जो अच्छा काम कर रहा है उसको हेल्प कर दीजिए। पैसे नहीं दे सकते उसके पास 4 दिन चले जाइए, ठीक है मैं लीगल लिटरेसी का जो है ना मैं आपको क्लास दूंगा, या जो भी जैसा भी हो, क्योंकि इस तरीके से करें। एडवोकेसी एक नोबल प्रोफेशन है और नोबिलिटी और ज्यादा निखरेगी इसकी अगर आप किसी जरूरतमंद की हेल्प करेंगे। राइट। और इतने सारे अब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कितना प्रॉब्लम है समाज में। इतने सारे लोग हैं जो लॉ की जानकारी जिनको नहीं है, और जिनको है उसको सही से कोई गाइड करने वाला नहीं, उनके पास एडवोकेट नहीं, उनके पास एडवोकेट की फी नहीं,
तो बेचारे उसको मान लिया है कि मेरी जिंदगी ऐसे ही है। ऐसे कई सारे मामला हैं जो जेल में बंद हैं और ये मान लिया है कि चूंकि मेरे पास पैसा नहीं है वकील साहब को देने के लिए, तो मान लिया कि चल ठीक है मैं ही गिल्टी हूँ, कोई बात नहीं, मैं ही रह लूंगा। अब ये कितना बड़ा प्रॉब्लम है एक पूरे देश के स्तर पे यदि देखें। मतलब ये एक लीगल प्रोफेशन में लॉयर को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। अगर कोई सामने बंदा है, गरीब है, वो लीगल सर्विस अफोर्ड नहीं कर पाता है और इस रीजन की वजह से वो गिल्टी प्ली कर रहा है, तो आप एक स्टेप फॉरवर्ड होके आप उसकी हेल्प करें। बिल्कुल करना चाहिए, और खास करके यंग हमारे जैसे आपके जैसे वकील साहब को तो बिल्कुल करना चाहिए। पुराने वाले का छोड़िए, उनका अपना अलग माइंडसेट है, गलत नहीं है, उनका अपना ट्रेनिंग है, अपना अपब्रिंगिंग है, अपना नजरिया है। अब नए वाले को तो मुझे लगता है जरूर करना चाहिए। और इस आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा जितने भी नए वकील साहब हैं कि इनको कुछ ना कुछ केसेस तो प्रो बोनो जरूर करना चाहिए। और जहां भी प्रॉब्लम हो समाज में और लगे कि कोई लॉ वायलेट हो रहा है, क्योंकि एनीवे जब आप इनरोल होते हैं चाहे किसी भी बार में हो, किसी भी स्टेट में हो, तो आप एक ऑटोमेटिक ओथ लेते हैं, यू शैल अपहोल्ड द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आपके सामने कुछ यदि अनलॉफुल चीज हो रहा है, यू मस्ट टेक अ स्टैंड, ये तो होना चाहिए। तो सर आपका फर्स्ट केस आपको कैसे मिला था? मेरा फर्स्ट केस मुझे मेरे एक टीचर ने रेफर किया था, एंड दैट वाज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर। ओके। और उस कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में हमने रिजर्वेशन पॉलिसी पे था, और एक जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन थे, स्टूडेंट थे, उन्हीं के स्टूडेंट होंगे या जानने वाले होंगे, उनको जो है रिजर्वेशन पॉलिसी को सही से फॉलो नहीं किया गया था। वी फाइल्ड अ रिट पिटीशन इन द दिल्ली हाई कोर्ट, और पहली बार मैं अपना अपीयरेंस दिल्ली हाई कोर्ट में फर्स्ट केस हमने किया। हाँ, ये बात सही है कि मैं पूरा पसीना से भीगा हुआ था क्योंकि बहुत डर लग रहा था, बट ऐसे ही होता है। आप यदि डर जाएंगे या डर से आप केस नहीं करेंगे तो सीख नहीं पाएंगे। अब डर से जज साहब से डांट भी सुननी पड़ी, क्योंकि कुछ प्रोसीजर लेफ्ट भी कर दिया था हमने, कोई ऑर्डर को इम्प्यून करना था वो किया ही नहीं था, बट इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। जब आप आगे बढ़ जाएंगे, जब जज साहब ने मुझे डांटना शुरू किया, जब उनको लग गया कि ये फर्स्ट लगता है अपीयरेंस है या फिर नया एडवोकेट है, तो आसपास वाले वकील साहब भी पीछे से आ जाते हैं आपको प्रोत्साहित करने के लिए कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं असेस करूंगा कोर्ट को, मैं नहीं जानता उनको पीछे कौन खड़े हैं, बट जब आप कुछ अच्छा काम करने के लिए निकलेंगे ना तो कोई ना कोई मिल जाएगा। ऐसी चीजें मेरे साथ हुई है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और धीरे धीरे जो है आगे। तो जहां तक सर डर की बात हुई, फर्स्ट जनरेशन लॉयर या फ्रेश लॉयर्स डाइस पे खड़े होने से डरते हैं, तो वो डर उनको ग्रो करने से कहीं रोकता है, तो ये डर किस लिमिट तक होना चाहिए और कितना सही है डर और कितना गलत है? देखिए, डर तो होता है और डर होना भी चाहिए, क्योंकि यू आर अपीयरिंग बिफोर अ कोर्ट ऑफ लॉ, और वहां पे ऐसा नहीं कि कुछ भी गया और कुछ भी बोल के आ गया, नहीं। आप यदि केस को सही तरीके से प्रिपेयर कर लेंगे, मेहनत करेंगे, एक एक डॉक्यूमेंट विद पेज नंबर आपको याद होगा कि किस पेज नंबर पे ये डॉक्यूमेंट है और क्या हमें हाईलाइट करना है, कोर्ट को एसेस करेंगे, कॉर्टियस होंगे कोर्ट के प्रति, आप जोर से या चिल्ला करके या फिर बहुत डिसरेस्पेक्टफुल तरीके से नहीं बात करेंगे, कोई भी जज साहब है आपको सपोर्ट करेंगे। यदि लीगल पॉइंट कहीं गड़बड़ हो रहा है तो आपको टाइम दे देंगे कि ठीक है आप अगले डेट पे इस पे रिसर्च करके लाइए, लेकिन वो दिखना चाहिए कि आप मेहनत कर रहे हैं उस पर्टिकुलर केस में, ये दिखना चाहिए। यदि आप ये शो कर पाते हैं कोर्ट में तो आपको डर नहीं लगेगा, ये एक समय पे डर खत्म हो जाएगा। लेकिन हाँ, आपकी जिम्मेदारी जो है एज पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स, एडवोकेट्स एक्ट, वो आपको पता होना चाहिए, क्लाइंट के प्रति क्या है, कोर्ट के प्रति क्या है। तो आपको डर इस चीज का होना चाहिए कि कहीं आप गलत स्टेटमेंट कोर्ट के सामने ना दे या बिना पढ़े आप कोर्ट के सामने क्लियर ना हो। आप पढ़ेंगे, वो डर अपने आप खत्म हो जाएगा, अपने आप खत्म हो जाएगा। डर होना जरूरी है, डर होना भी जरूरी है, कोर्ट की इंटीग्रिटी मेंटेन कर, वो हमारी जिम्मेदारी है, वी आर बाउंड टू डू दैट, वो जरूरी है करना, क्योंकि यदि हम नहीं करेंगे आम जनता को क्या मैसेज आएगा। लेकिन कई दफा ऐसा भी होता है कि आप चूंकि आर्गुमेंट करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि जज साहब से और आप में हीटेड आर्गुमेंट, मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है, हो जाता है, बट जैसे ही आपको पता लगे कि आपने कुछ गड़बड़ी किया है, आप बिल्कुल अपॉलॉजी कीजिए, कोई बिल्कुल बेझिझक कीजिए, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है कि इस इंस्टीट्यूशन को बचाया जाए। यदि हमसे हो गई, ठीक है, हो गई है, मान लिया गलती, माफ कर दें, ये इस तरीके का जस्टिस हमने थोड़ा सा, यस, ये क्लाइंट के, क्योंकि आई एम ड्यूटी बाउंड टू डिफेंड माय क्लाइंट, और इस प्रक्रिया में यदि मैंने कुछ ऐसा कर दिया तो ठीक है, कोई बात नहीं।
हमने कोर्ट की इंटीग्रिटी को भी देखना है और क्लाइंट के इंटरेस्ट को भी देखना, इंटरेस्ट को दोनों बातें मैटर, दोनों को आपको बैलेंस करना। अभी किसी केस में, किसी पर्टिकुलर केस में, एक पॉक्सो का केस था, बहुत सेंसिटिव मामला था। आई वाज रिप्रेजेंटिंग अ विक्टिम, 12-13 साल की लड़की थी। अब उसमें मैं लड़की को रिप्रेजेंट तो कर रहा हूँ, जो एक्यूज है वो बेल फाइल किए हुए है, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ लड़की को। अब लड़की का अलग अलग स्टेटमेंट आ रहा था, तो जब इतना कंफ्यूजन क्रिएट हो गया तो जज साहब ने हमें एक ड्यूटी दी कि यू गो टू दैट डिपार्टमेंट जो जहां पे बच्ची थी, गवर्नमेंट होम, चिल्ड्रंस होम, और वहां से पता करो कि क्या सच्चाई है। अब अभी तक तो मैं उसको डिफेंड कर रहा था, अब मैं वहां गया तो मेरा नेचर चेंज हो गया, मेरा जॉब का जो नेचर है वो चेंज हो गया। अब हमें क्लाइंट को डिफेंड करना तो अलग बात है, लेकिन जब कोर्ट ने मुझे बोल दिया कि आप वहां जाइए और मुझे बताइए, उससे रिपोर्ट लेके आइए क्या है, तो एनीवे क्लाइंट का इंटरेस्ट को मैं थोड़ा सा साइड करूंगा और एक्चुअल चीज जो उसके साथ हुआ है वो मैं उसको बताऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो नेचर कई बार जो है कोर्ट में आप यदि होंगे तो आपको अपॉइंट कर दिया जाता है किसी पर्टिकुलर केस में कि इसमें हेल्प कीजिए, तो वहां पे आप एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट आप करते हैं काम, तो वहां पे क्लाइंट का इंटरेस्ट थोड़ा साइडलाइन हो जाता है, या फिर आपको बैलेंस बनाना है, वो आपकी प्रैक्टिस और उसका आपका कला है, वो आप कर लेते हैं। तो वहां पे क्लाइंट का इंटरेस्ट तो है, लेकिन आपको इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस का ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि एडवोकेट्स एक्ट भी यही कहता है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स यही कहता है, और कोर्ट ने यदि आपको कुछ बोला है तो वो तो करना पड़ेगा। सर, लिटिगेशन वर्सेस कॉर्पोरेट क्या बेटर लगता है आपके नजरिए से? देखिए, अब इसको देखने का अलग अलग नजरिया है। यदि आप लिटिगेशन को देखते हैं तो ये काफी चैलेंजिंग, भाग दौड़, बहुत ज्यादा आपको हेक्टिक हो जाएगा। यदि आप कॉर्पोरेट को देखते हैं, आराम से टेबल पे बैठ के काम करना है, किसी फर्म में ज्वाइन कर देना है, उस तरीके से। नाउ आपका इंटरेस्ट क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट। लिटिगेशन में आप ये मान के चलिए, जैसे मैं एक हार्डकोर लिटिगेशन जो होता है वो भी करता हूँ। हार्डकोर लिटिगेशन मतलब क्लाइंट जो है सोसाइटी से आपको अप्रोच करते हैं, बहुत टफ जॉब है, और उसके बाद क्लाइंट को डील करना, ड्राफ्टिंग करना, कोर्ट में जाना, उसके कंप्लायंसेस करना, इतना ज्यादा हेक्टिक हो जाता है जो आप सोच भी नहीं सकते। और इसी बीच में चूंकि मैं क्रिमिनल एडवोकेसी करता हूँ, तो कभी इधर का प्रेशर है, कभी उधर का प्रेशर है, कभी ये क्रिमिनल है, कभी वो क्रिमिनल, बहुत तरीके की चीजें होती है। तो अल्टीमेटली आपको ऑलराउंडर होना चाहिए। कॉर्पोरेट में ये सिस्टम नहीं है। कॉर्पोरेट में आपको एक काम दे दिया गया, आप आराम से काम कर सकते हैं, एसी लगा हुआ, बैठा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, आप कीजिए, आपको मंथ के लास्ट में एक सैलरी मिल जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हैं। सिस्टमाइज्ड लाइफ है, सिस्टमाइज्ड। अब ये डिसाइड आपको करना है कि आपको जाना कहाँ है, ये वाला रास्ता, कांटों से भरा रास्ता ये चूज करना है, या फिर नॉर्मल वाला जो है वो करना है। तो इसमें ग्रोथ किसमें ज्यादा लिटिगेशन? यही वही मैं आ रहा हूँ। यदि आप कांटों वाला रास्ता लिटिगेशन को चूज करते हैं, 2-4 साल के बाद, जैसे मैं 2020 में मैं बार में इनरोल हुआ हूँ, दिल्ली बार में, और अभी 2024 खत्म होने को 4 साल मेरी प्रैक्टिस को हुई, और मैंने इस बीच में कोई दूसरा काम ही नहीं किया हूँ, प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस किया हूँ। तो जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में, एक्सपर्टीज बढ़ जाती है, कॉन्फिडेंस तब आता है। आप पूछ रहे थे ना कि कॉन्फिडेंट क्यों नहीं हो पाते हैं फर्स्ट जनरेशन पहले कुछ साल में, यही रीजन है। नॉलेज, एक्सपर्टीज, प्रैक्टिकल चीजें, ये सब जानकारी जब आ जाएगी तो अपने आप कॉन्फिडेंस चेहरे पे दिखेगा, यहाँ पे दिख जाएगा, और ये जज को भी दिखता है। तो इसमें मेहनत तो काफी लगता है, उससे कई गुना ज्यादा टफ है, लेकिन यदि आप 5-7 साल कर लेते हैं ये चीज को, फिर स्काई इज द लिमिट। तो इनिशियली आपको लिटिगेशन में स्ट्रगल ज्यादा मिलेगा, पैसा कम मिलेगा, राइट? मिलेगा ही नहीं शुरुआत में, शुरुआत में मिलेगा ही नहीं। शुरुआत में तो केस मिल जाए, केस मिल जाए तो यही बड़ी बात है। मैंने कई ऐसे केसेस किए हैं जिससे अपने पैसे लगा के किए, क्योंकि मुझे सीखना था उस केस में, क्योंकि सीखने के लिए कोई देगा नहीं ना केस आपको, कोई नहीं दे रहा क्लाइंट, सीखने के लिए कौन देगा क्लाइंट? मैं क्लाइंट हूँ, आप क्लाइंट देंगे? आप नहीं देंगे, और सीखेंगे केस से ही। तो ठीक है, पैसे अपने भी लग जाए तो कोई बात नहीं, सीखने को तो मिल रहा है, क्या दिक्कत है? ये अप्रोच होना चाहिए। तो सर, आपने बात की सीखेंगे केस से ही, क्या लॉयर अपने केस से ज्यादा सीखता है या किसी सीनियर के पास काम करके ज्यादा सीखता है? दोनों चीज है। अब देखो, रिस्क लेने वाली बात है, क्योंकि मैं शुरुआत से ही मूड में था कि भाई हमें रिस्क लेना है और इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करना है। इंटर्नशिप में जो था देखना मैंने देख लिया, अब खुद से करेंगे तो देखेंगे।
और मैं इसलिए ऐसा किया क्योंकि मेरी जो एजुकेशन हुई सैनिक स्कूल में हुई है, और जब मैं स्विमिंग हमें सिखाया जाता था तो उसमें क्या करते थे कि बाहर से ट्रेनर आते थे ट्रेनिंग करने के लिए, दिलाने के लिए हम लोग को, स्टूडेंट्स को, और बगल में डैम था, तिलैया डैम, वहां पे क्या करते थे, बीच में ले जा करके और बीच में लाइफ जैकेट पहना करके धक्का देते थे। ओके। और उस समय 6 क्लास में क्या एज रही होगी, और क्या इतना डर, और बताता था कि मगरमच्छ है तो ये है वो है, डर भी है, लेकिन ये जरूरी था। उस समय बहुत गाली देते थे तो मन ही मन देते थे उनको, यार ये क्या कर मरवाएगा क्या, लेकिन वो जरूरी था, वो बहुत जरूरी था। उसने धक्का दिया जिसके कारण आप सीखे, अदरवाइज नहीं सीखते। तो सीनियर कितने भी कर लें सीनियर के अंडर काम, वो तो ठीक है, 2-4 साल कर लीजिए, बढ़िया है, लेकिन मेरा थोड़ा सा अलग था सिस्टम, शायद मेरे एजुकेशन की वजह से और आर्मी बैकग्राउंड की वजह से, स्ट्रिक्ट लाइफ की वजह से, डिसिप्लिन लाइफ की वजह से, इस वजह से मैंने फर्स्ट डे से अपना काम शुरू किया। मैंने सोच लिया था काम आएगा तब करेंगे, नहीं आएगा तब भी 1 साल हमें यही रहना है। और उसके लिए मैंने चेंबर रेंट पे लिया था दी दिन, कि चलो ट्राई करते हैं, देखते हैं, जेब से पैसे लगाए। घर वालों से झूठ बोल दिया मुझे जज बनना है, क्योंकि लिटिगेशन के लिए तो वैसे पैसे नहीं देते, और बिहार में तो आपको क्या बताऊं, वो तो वैसे भी नहीं देने वाले हैं। सरकारी नौकरी करोगे तो कुछ होगा, तब वो दे भी दे। अब वो बोलना मतलब पैसे ये बोल के कि मैं प्रैक्टिस करूंगा, वकालत करूंगा, आ जाओ घर आ जाओ, अरे मैं जज बनूंगा, पैसे आ जाए। उसके बाद चैम्बर लो, उस समय रेंट था 13-14 हजार रुपये रेंट था। लकी एक्सपेरिमेंट करो, एक्सपेरिमेंट किया तो ठीक है, फिर धीरे धीरे अपना चीजें ठीक हो गई। मेहनत तो करना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा, रिस्क लेना बहुत जरूरी है, ये चीज है। अब ये डिपेंड करता है कि आपका कैसा व्यक्तित्व है। यदि आप सीनियर के अंडर कुछ साल रह के काम कर रहे हैं तो काम सीख जाएंगे। तो लिटिगेशन इज हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। बहुत, बिल्कुल सही आपने कहा, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। अब देख लीजिए आपको रिवॉर्ड कितना चाहिए, उस हिसाब से आप काम कर लीजिए, नहीं तो अलग अलग बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप वहां कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कितना कमा सकते हैं लिटिगेशन में? हाई रिवॉर्ड मतलब कितना एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कितना रिवॉर्ड एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कोई लिमिट नहीं है, डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से काम करते हैं, कितना काम करते हैं, और कैसे काम करते हैं। एक समय ऐसा आता है जब इतने क्लाइंट्स आपके पास पहुंच जाएंगे जो कभी आपने नहीं सोचा था, और आप सोच लीजिए केस वाइज यदि आप मिनिमम चार्ज भी 1-2 लाख करते हैं, आप कैलकुलेट कर लीजिए। लेकिन प्रोवाइडेड आपकी टीम होगी, जिम्मेदारी वाले लोग होंगे जो जिम्मेदारी ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि ड्यूटी पूरा कर लिया बस खत्म, मजा नहीं आएगा उसमें, पूरी टीम होनी चाहिए। अकेले वकालत तो कर ही नहीं सकता, कोई नहीं कर सकता, पॉसिबल नहीं है। रही बात पैसे की, तो ये लिमिटलेस, जितना मर्जी है उतना कमा सकते हैं, किसी और प्रोफेशन में इतना नहीं कमा पाएंगे आप, यदि आप ढंग से काम करेंगे तो। किसी भी सरकारी नौकरी से? कोई सरकारी नौकरी तो खैर कहीं है ही नहीं, सरकारी नौकरी तो कहीं है ही नहीं। अच्छा, लेकिन हाँ, सरकारी नौकरी से 10 गुना मेहनत भी करना पड़ेगा सर आपको, ये भी देख लीजिए आप, सिर्फ पैसे को मत देखिए, इधर भी देखिए। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि सारे एडवोकेट को फर्स्ट डे से ही पैसे बरसने शुरू हो गए, पेड़ पे लगा, ऐसा नहीं है। मेहनत करना पड़ेगा, एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। इधर उधर जो है ना, आज उस डिस्को में गए, कल उस डिस्को में गए, कल इधर गए, कल उधर गए, पढ़ना पड़ेगा। वो ऐसे 5 बजे कोर्ट बंद होने के बाद घर ना जाके चेंबर में बैठ। सर मैं अभी भी बताता हूँ, मैं 10-11 बजे के पहले तो कभी गया ही नहीं। 2 बज जाए, 3 बज जाए, 1 बज जाए, 12 बज जाए, वो चलेगा। घर में जाकर करना क्या है, यहाँ रहेंगे, किताब है, फाइल है, कुछ पढ़ लेंगे, कुछ और काम कर लेंगे, कुछ इनोवेटिव चीज सोचेंगे। ऐसे नहीं ऐसे उसको करना चाहिए, ऐसे नहीं इस तरीके से आर्गुमेंट करेंगे, घर पे जाके क्या करेंगे। तो अब ये मेरे लिए है, लेकिन अब देखना पड़ेगा कि आपके साथ क्या पारिवारिक समस्याएं हैं, कैसे हैं। तो ये चीज है। मेरा कहने का ही मतलब हुआ कि यदि आप अपनी जिंदगी डेडिकेशन को दे दिए 10 साल, बाकी सबको छोड़ के दुनिया जाए बाहर में, कोई दिक्कत नहीं, तो आप ऐसे सिचुएशन में पहुंच जाएंगे जहां पे आपको पैसे के लिए किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आराम से लग्जरी लाइफ आराम से कर सकते हैं। जिसकी मर्जी है उसको हेल्प कर सकते हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प करना है वहां कर, लीगली आपके पास नॉलेज है, ये चीज आपसे कोई ले नहीं सकता है। और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना वो और एक्वायर होगा। आपका नॉलेज, आपकी एक्सपीरियंस, आपके एसेट्स, बिल्कुल एसेट्स हैं, एसेट्स हैं। वो नॉलेज आ जाएगा, पैसे का पैसे आ जाएगा, और समाज में रिस्पेक्टेबल काम भी आप कर रहे हैं। जहाँ किसी के पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, मेरे पास कई सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें ऐसा किया हमने। बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं उससे फी नहीं लेता, कि कोई स्टूडेंट्स आ गया, यदि मान के चलो
कोई स्टूडेंट्स आ गया, मान के चलो कि उसका कोई काम नहीं कर रहा है कोई डिपार्टमेंट वाला, एक लड़की थी मध्य प्रदेश के किसी रिमोट एरिया से, वो यहाँ आई थी दिल्ली में, किसी कोचिंग में पढ़ रही थी, और एक उस समय स्कीम था सेंट्रल गवर्नमेंट का कि जी उस स्कीम में जो पैसे आप देंगे इस कोचिंग को रिइंबर्स हो जाएगा। उसकी मदर गोल्ड और इतने जो भी ज्वेलरी थी उसको गिरवी रख करके उसको भेजी, बेटा जाओ पढ़ ले, क्या पता हो जाए, सिविल सर्वेंट बन जाए। अब जब यहाँ पे आई, पढ़ाई शुरू कर दिया, पैसे दे दिया कोचिंग वाले को, क्योंकि था तो रिइंबर्समेंट का, अब रिइंबर्स करने से मना कर दिया। ये यूनियन ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूँ। अब वो बेचारी अकेली लड़की कहाँ जाए, किसके पास जाए? वो गई मिनिस्ट्री में गई और नेताओं के घर गई, जो होता है समाज में कि ये एमपी साहब है, एमएलए साहब, जाके देख लो मिल जाएगा। थक हार गई, नहीं मिला। माँ बाप ने सोचा कि एक तो ऐसे गिरवी है और यहाँ रहने क्या 10-12 हजार रुपए हर महीने का, आ जाओ वापस आ जाओ। सारा सामान पैक पुक करके फिर किसी स्टूडेंट के माध्यम से मेरे पास एक आ गए 4 बजे चैम्बर में कि सर ऐसा, आके रोना शुरू कर दी, सर ऐसा 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 बात है। और उसका अमाउंट मुझे लगता है कि 1.5 लाख के आसपास, 1,30,35 हजार के आसपास रहा होगा। तो फिर हमने कहा कोई बात नहीं, 2 दिन रुक जाओ, चले जाना, 2 दिन रुक जाओ, कोई बात नहीं। फटाफट रेट पिटीशन तैयार किया, करवाया, टेंशन मत लो। अब मैं उस सिचुएशन में उससे पैसे मांग लेता, कहां से देती वो, क्या करती? रेट फाइल किया, पैसा रिइंबर्स किया, यूनियन ऑफ इंडिया पैसा रिइंबर्स किया और अपोलॉजी दिया। सो अलग रिइंबर्स इसलिए नहीं करा था क्योंकि नाम में ए की जगह ई हो गया था, कुछ मिस्टेक हो गया, टेक्निकल रीजन। अब हाइपर टेक्निकल अप्रोच तो नहीं ले सकते वेलफेयर लेजिस्लेशन में। अब ये सारी चीजें तो कोर्ट ही समझ आता है, कोर्ट में हम बता सकते हैं, इनको आम लोग को क्या बताओ। तो हमने कहा 2 दिन रुको, फाइल किया, बोले बेटा टेंशन मत लो, हो जाएगा, हो गया आराम से। और जब वो दोबारा, जब फाइनल हियरिंग जिस दिन था, विद इन अ मंथ ये सब हो गया था। तो वो लड़की जो है गई कोर्ट में, तो जब मैटर हो गया, पैसे मिल गए, तो उसने कहा कि सर हम और प्रोसीडिंग्स को देखना चाहते हैं और कोर्ट में, क्योंकि उसको एक्सपोजर मिला कि अच्छा ये भी चीज है। हमें तो लगा था कि सिविल सर्वेंट ये सब कुछ है, यहाँ तो कुछ और सिस्टम चल रहा है भाई। और इस तरीके से जज साहब ने डांटा जब यूनियन ऑफ इंडिया को, ये मजाक चल रहा है क्या? ये बेचारी लड़की आई है गांव से और इसको तुम पैसे नहीं दोगे, तुम्हारा स्कीम है। तो उसको चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, उनके कोर्ट में मैंने बिठाया कि देखो पूरा दिन क्या होता है। इंटरेस्ट डेवलप हुआ। तो इसीलिए इंटर्नशिप जरूरी है। दूसरे जो कोर्स के हैं, जो दूसरे फील्ड के हैं, उनको इंटरेस्ट लॉ में आ रहा है, लॉ स्टूडेंट्स को तो वैसे भी आना चाहिए। बिल्कुल। ये सारी चीजें जब आप देखते हैं तो आपको लगता है कि आपने कुछ किया है। और ये केस जो आपने एग्जांपल बताया, ये शायद लिटिगेशन का एक अपना मजा है, एक अपनी सेटिस्फेक्शन है। सेटिस्फेक्शन है। ये फीस में वो सेटिस्फेक्शन नहीं आएगी। मैंने बोला ना, पैसे अलग चीज है। हाँ। ये सेटिस्फेक्शन का कोई आप तुलना कर ही नहीं सकते। हाँ। नहीं कर सकते। एक और केस था जिसमें एक क्लास 11th का बच्चा बिहार से आया, बिहार में फाइनेंस का इशू रहा होगा, वो नहीं कर पाया। बच्चे को जो है उसको आगे इंजीनियर बनना था, अब यहाँ पे पैसे नहीं उनके पास, तो पैसे के अभाव में उसने जो डिस्टेंस लर्निंग का कोर्स होता है NIOS का, उसमें ले लिया एडमिशन और उसके बाद क्लास 12 कर लिया। और 12th के बाद जो यहाँ पे केजरीवाल गवर्नमेंट के जो स्कूल्स हैं, काफी अच्छे स्कूल्स हैं, ये बात मैं एडमिट करता हूँ, तो उसमें एडमिशन करने के लिए गया। उसको इसलिए एडमिशन नहीं दिया क्योंकि उसने क्लास 12th डिस्टेंस लर्निंग से लिया था। मैंने कहा भाई डिस्टेंस लर्निंग जो है ये भी तो गवर्नमेंट का ही है, मैंने तो क्रिएट नहीं किया है, मैंने क्वालिफाई किया, मैं पास हूं, आपके सारे जितने भी कंडीशंस मैं फुलफिल कर रहा हूं, तो क्यों नहीं लोगे मेरा एडमिशन? ये क्या तरीका है? तो बोला जी कुछ भी कर लो। ये लोग बहुत डीट होते हैं, ये जितने भी अभी स्टूडेंट जब तक रहते हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही बड़े ओहदे पे पहुंचते हैं ये सिविल सर्वेंट बहुत मिसबिहेव करते हैं, जिससे अनफॉर्चुनेट उस बच्चे से बहुत मिसबिहेव किया कि भाग यहाँ से, ऐसे है वैसे है, इधर से आ गया उधर से आ गया। कोई बात नहीं, अब आ गया बेचारा, उसका एडमिशन क्लास 12th में, उसको इंजीनियर बनना है, उसको मिल नहीं रहा है। ऐसे कैसे हो गया? हमने हाई कोर्ट में फिर से लगाया, फिर से उसको एडमिशन दो। तो ये आपको कोर्ट में अप्रोच करना पड़ेगा। और ये जो सेटिस्फेक्शन देता है, आज वो बच्चा जो है एडमिशन मिला उसको, उसके बाद में भी कई बार आते रहता है। क्लाइंट और वकील का ऐसा रिलेशन होता है जो आप मतलब आम आदमी को समझ में नहीं आएगा। ये वो सिचुएशन है जहां पे उस व्यक्ति के साथ आप तब खड़े होते हैं जब सब कोई उसके साथ हार जाता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब वहां खड़े होते हैं और उसको डिफेंड करते हैं। तो वो जो बॉन्ड डेवलप होता है, उस बॉन्ड का एक्सप्लेन आप ऐसे नहीं कर सकते। तो ये जो सेटिस्फेक्शन है, इसको पैसे
किसी तुलना नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते और यही मोटिवेशन रहता है कि मेहनत करने के लिए ये और ज्यादा लिटिगेशन को परस्यू करने के लिए ये मोटिवेशन। यस, और इसमें एक और बात है कि अकेले हम्म, आपके पास इतनी नॉलेज है हम्म, कि आप अकेले किसी भी स्टेट को, जिसके पास इतनी मशीनरी है, आर्म फोर्सेस है, ये है वो है, आपका फोन टैप करा लेगा, जेल में डाल देगा, नथिंग डूइंग, कोई भी रहो, हम तो करेंगे। तो सो एंड सो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सो एंड सो वर्सेस स्टेट ऑफ इंस्टीट्यूट दिल्ली, पूरा स्टेट से आप अकेले लड़ाई कर रहे दिस इज द पावर ऑफ हैं। एम्पावरिंग है, हम्म, लेकिन उसके लिए पढ़ना तो पड़ेगा, सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा। फर्स्ट डे से तो ये काम नहीं होगा, तो मेहनत करना है यदि तो फिर स्काई इज द लिमिट, आप बहुत ऊपर जा सकते हैं। लेकिन शुरुआत के जो कुछ अब दिक्कत है नए नए जनरेशन वाले में, ये कि शुरुआत में पहले दिन उनको गाड़ी चाहिए, पहले दिन आपको सब कुछ सिस्टम सेट चाहिए, सेक्रीफाइस भी करना है ना, एक क्लर्क चाहिए, गेट खोलने वाला चाहिए। अब वो कहाँ से हो पाएगा? अब वो करना है तो फिर आप कुछ और काम कर लो, इसमें जाना स्ट्रगल है। जितना ज्यादा आप इनिशियल ईयर में स्ट्रगल फेस करोगे और जब आपको वो रिटर्न प्रोफेशन से मिलेगा उसका मजा उतना आएगा, उसका एक अलग मजा है, अलग फीलिंग आएगी उसमें। तो ये चीज है, लेकिन अब उसके लिए मेहनत आपको करना पड़ेगा। यदि बच्चे रेडी हैं मेहनत करने के लिए तो मैं बताता हूँ कि इसमें कोई लिमिट नहीं है। और मैं भी दिल्ली में कहीं और से आया हूँ, मेरा कोई सेटअप नहीं था यहाँ, ना फादर ना ग्रैंडफादर ना कोई भी इस प्रोफेशन में नहीं है, एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है हमारा, तो कर सकते हैं, मेहनत पे है। अगर आप मेहनत करते हो तो कर अपना सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब मेहनत इस लेवल का होना चाहिए कि दूसरे को भी लगे। हाँ। मैं 2 साल में एक बार घर जाता हूँ, क्यों? क्योंकि यदि मैं घर गया और जो केसेस लिस्टेड हैं कौन करेगा, और यदि उसमें प्लस माइनस किसी का हुआ, किसकी जिम्मेदारी? जिंदगी का सवाल, उसकी जिंदगी का सवाल, इधर उधर फटाक से खत्म हो जाएगा। किसी में फाइनल आर्गुमेंट है, किसी में एविडेंस है, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है। आपके थोड़ी सी इतनी सी कंफर्ट जोन उसकी जिंदगी को पलट देगी। आपको हमेशा कंफर्ट जोन से बाहर रहना पड़ेगा, आप कंफर्ट जोन रह ही नहीं सकते। आप घर वाले भी बोलते हैं भाई क्या काम पकड़ लिया भाई, पता ही नहीं चल रहा है कुछ, क्या कर सकते हैं, छुट्टी नहीं है ही नहीं, क्या करें? ये जिम्मेदारी तो है, तो करना पड़ेगा। कहने के लिए समाज की नजर में कोर्ट में बहुत छुट्टियां होती हैं, वकील का ऑफिस देखो संडे को भी खुला होता है संडे को भी खुला है, अरे संडे को हमने कोर्ट को में खुलवा के काम करवाया है। मेहनत वाली बात है। तो सर आपने जैसा बताया कि आपकी मेजर क्रिमिनल प्रैक्टिस है, राइट, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है क्रिमिनल प्रैक्टिस में, या ज्यादातर करके आपने किन केसेस से डील करा है? अलग अलग तरीके के डाइवर्स केसेस हैं वैसे मेरे पास, और ज्यादातर क्रिमिनल मैटर्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं। क्रिमिनल मैटर्स में जो ग्रेव ऑफेंसेस हैं, मर्डर का है, रेप का है, डकैती का है, जो भी आप सोच सकते हैं, सारे केसेस हमने करे हैं। और जितना बड़ा केस है जिम्मेदारी उतनी बड़ी हो जाती है। जैसे मर्डर के केसेस में पनिशमेंट काफी ज्यादा है, तो फिर उस लेवल का आपको एफर्ट और उस तरीके से करना पड़ेगा। और कोर्ट में भी इस तरीके से, अल्टीमेटली जजेस भी ह्यूमन बीइंग है, तो उनको भी लगता है मर्डर का केस है, बहुत सीरियस, तो उस तरीके से मेहनत करना। और एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि रिकॉर्ड होना चाहिए कोर्ट के पास, क्योंकि कोर्ट में सोशल और इस तरीके की चीजें क्या चल रही है उससे कोई फर्क नहीं, बस रिकॉर्ड क्या है, इन्वेस्टिगेशन कैसे हुआ, एविडेंस कैसे हुआ, क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या है, पॉक्सो के केसेस हैं, रेप के केसेस हैं, भरे पड़े हैं, दिल्ली में भरे पड़े हैं। तो इस तरीके के केसेस हमारे पास हैं और उसको हम डील करते हैं। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन एक क्रिमिनल ट्रायल में क्या रोल प्ले करती है? बहुत इंपॉर्टेंट, क्रूशियल। दुर्भाग्य यह है कि वो इन्वेस्टिगेशन उस तरीके से नहीं हो पाता। अब मैं ये काम और ये बात बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। मैं एग्जांपल समझाता हूँ। मान के चलते हैं कोई केस है और उसमें एकदम सुपर क्लास इन्वेस्टिगेशन हुआ है, ऑब्वियसली कन्विक्शन होना है। हम बोलते हैं ना कि कन्विक्शन रेट तो कम है जी, जुडिशरी इनकम्पिटेंट है, तो ये है वो है। सबसे बड़ा इनकम्पिटेंसी यदि है तो पुलिस डिपार्टमेंट में है, क्योंकि कोर्ट हेल्पलेस है। कोर्ट के पास यदि आप साक्ष्य को नहीं ले जाएंगे, एविडेंसेस को नहीं ले जाएंगे, वो कभी कन्विक्शन कर ही नहीं सकती। पॉसिबल है, करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कोर्ट में तो भाई डॉक्यूमेंट है या नहीं है उस पर काम होता है, और वो डॉक्यूमेंट कभी ढंग से पेश नहीं किया जाता है। और इसीलिए मैं जब भी यंग स्टूडेंट को मैं एड्रेस करता हूँ, क्लासेस वगैरह में बात करता हूँ, तो ये कहता हूँ कि चाहे कोई भी कितना भी बड़ा पुलिस डिपार्टमेंट का ऑफिसर कोई इन्वेस्टिगेशन करा हो, वो चार्जशीट वकील साहब के पास आता है, और जैसे ही चार्जशीट आता है मैं दावे के साथ कहता हूं
यदि थोड़ा भी प्रूडेंस, मिडिल प्रूडेंस का भी एडवोकेट होगा, उसमें 50 गलती निकाल देगा। और यही गलती से कोर्ट को कंफ्यूज किया जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली कोर्ट का काम है कि आपको कन्विक्शन तभी करेगी जब साक्ष्य, जो एविडेंसेस है, जब केस प्रूव हो जाए बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। इतना सा भी डाउट नहीं होना चाहिए। कोई मजाक बात नहीं है किसी को उम्र कैद दे दें, किसी को फांसी पे लटका दें। तो प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अपने इन्वेस्टिगेशन में लुकोना छोड़ती है, लूप होल छोड़ती है। और या फिर यूं कहें कि यदि वो अपने ढंग से जितना उनका लेवल है वो करती भी है, तो हम लेकुना निकाल लेते हैं उससे। तो ये कहना कितना सही होगा कि वो अपने पावर को मिसयूज करते हुए जान करके शायद अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए लुकोना छोड़ देते हैं? करते हैं ऐसा। कई दफा ऐसा होता है कि पुलिस वाले ने एक्यूज से पैसे ले लिए, कभी विक्टिम से ले लिए। जिससे पैसा लिया उसका वो डॉक्यूमेंट नहीं लगाया, या फिर जिससे पैसा लिया उसका ये डॉक्यूमेंट लगा दो, ये लगा दिया। डिपेंड करता है। यही सब तो लेकिन है, और इस वजह से कन्विक्शन रेट कम है, कन्विक्शन नहीं हो पाता है। कन्विक्शन तभी होगा जब प्रूव बियॉन्ड रीजनेबल डाउट होगा इन द क्रिमिनल केसेस, वो कभी हो नहीं पाता है। इंडिया में इन्वेस्टिगेशन एजेंसी किस लेवल तक करप्ट है? मैं कहूंगा कि चूंकि मैं क्रिमिनल केसेस करता हूं और मेरा अक्सर इनसे जो है आमना सामना होता है। मैट्रिमोनियल केसेस में भी हमने कई दफा देखा है, खास करके जो क्रिमिनल लॉ से टच करते हैं, 498 है, 406, 31, ये सब मामला। मुझे लगता है कि ज्यादातर जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं दिल्ली में, ये कोई रिकॉर्ड नहीं है कहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, चूंकि मैं करता हूँ, ये पैसे लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। ये एक प्रैक्टिकल चीज है, और पैसे गूगल पे और फोन पे से आप नहीं लेते हैं, तो वो चीजें रिकॉर्ड में नहीं है। रिकॉर्ड नहीं है। जिस तरीके से एक ठेले वाले से, रेडी वाले से पैसे लेते हैं, रिकॉर्ड में नहीं है, उसी तरीके से ये चीज भी होता है। तो इन्वेस्टिगेशन पूरी इन्फ्लुएंस होती है मैक्सिमम इन्फ्लुएंस होती है मैक्सिमम केसेस में, ज्यादातर केसेस में इन्फ्लुएंस होती है। इक्का दुक्का कोई ऐसा ऑफिसर है, मैं मना नहीं करूंगा, इक्का दुक्का ऐसा ईमान वाला ऑफिसर है तो पूरी जान लगाता है, जान लगा के करता है, तो उसमें हमें भी डिफिकल्टी होता है कि उसको कैसे। आपको भी मिले ऐसे ऑफिसर से मिले, कई बार मिले, तो ऐसा भी है। लेकिन ज्यादातर जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं या फिर एसएचओज हैं, जिनके डायरेक्शन भी करते हैं, इन्फ्लुएंस होता है, बिल्कुल होता है इसमें। तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज किन किन फैक्टर से इन्फ्लुएंस होती है? मनी और पावर से? मनी तो एक चीज है, लेकिन कई दफा ऐसा होता है कि जी एक्यूज जो है उसके ताऊ जी जो है ना, बहुत बड़े मिनिस्टर हैं, उनके ताऊ जी पुलिस डिपार्टमेंट में है, पापा जी इधर हैं तो उधर हैं, फोन करा दिया। वो भी सोचता है कि क्या पता आगे कुछ जरूरत पड़ जाए तो मेरा प्रमोशन में हेल्प हो जाएगा, या कुछ हम ही फंस गए तो वहां हेल्प हो जाएगा, इस तरीके की चीजें। तो उस तरीके से इन्फ्लुएंस होता है। लेकिन यंग एडवोकेट जो है ना, उनमें मैंने देखा है, एक शिफ्ट देखा है कि ऐसे सिचुएशंस में वो इन पुलिस ऑफिसर्स को भी आजकल छोड़ नहीं रहे, उनके अगेंस्ट एक सेपरेट प्रोसीडिंग शुरू कर देते हैं। हमने अपने कई सारे केसेस में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट, क्योंकि वो गलत किया था, उन्होंने पैसे ले लिए, गलत तरीके से मारपीट किया, ब्राइब लिया, जो भी लिया। अब इसके लिए नॉर्मली जब केसेस हम करते हैं तो क्लाइंट पैसे देते हैं। हमारा सिस्टम यह है कि यदि पुलिस वाला मेरे किसी भी केस में, जो क्लाइंट मेरे पास है, यदि कुछ गड़बड़ी पाया गया तो मैं कंटेम्प्ट फाइल करूंगा, और उसके लिए मैं पैसे नहीं चार्ज करूंगा क्लाइंट से, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी, हमने भी ओथ लिया था कि आई शैल अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉज। अब आपके सामने पुलिस वाला गड़बड़ कर रहा है, और सिर्फ इसलिए कंटेम्प्ट ऑफ फाइल नहीं कर रहे हैं क्योंकि क्लाइंट पैसे नहीं दे रहा, फाइलिंग चार्ज नहीं दे रहा है, आपका अपीयरेंस नहीं दे रहा है, तो आई थिंक वो वाला जो हमने ओथ लिया था उसमें कंप्रोमाइज कर रहे हैं। तो कंटेम्प्ट पिटीशन यदि फाइल करना है, आई वोंट चार्ज, ना करना ही नहीं, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है उसको टाइट करना, उसको ठीक करना, नहीं तो उसको लगेगा कि ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। अगर वकील एक प्रोफेशनल एथिक्स को फॉलो करते हुए काम करे तो स्टेट की मशीनरी जहां जहां भी लैग कर रही है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। सारे लोग, हम लोग जितने भी लोग हैं, यदि ढंग से करें तो ऑटोमेटिक चीजें बहुत हद तक सही होगी। लेकिन हमारे पार्ट पे भी गलतियां होती कई बार, हमारे पार्ट भी गलती हो, ऐसा हम नहीं कह सकते वकील साहब पैसे लेकर के चुप नहीं रहते। ये फैक्ट है, ये मार्केट में जाएगा आपका वीडियो, बहुत सारे वकील साहब भी देखेंगे, वो मूल्यांकन करेंगे इस बात का कि प्रैक्टिकल क्या चीज है, जो करना नहीं चाहिए। कुछ भी कर लो, ये काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके लिए आपने ओथ लिया है। तो प्रैक्टिकली
मनी जो है एक क्रिमिनल केस को काफी इन्फ्लुएंस कर देती है इनिशियली इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में। बिल्कुल। दूसरा, जब इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से वो फाइल लॉयर के पास आती है, बिल्कुल, तो फिर क्लाइंट सफर करता है कि कहीं पैसे से हमारा वकील दूसरे पार्टी से ना मिल जाए। बिल्कुल, वहां वो टैकल करेगा और सफर करेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। फिर उसके बाद आता है जब वो ट्रायल चलेगा कोर्ट में, तो क्या करप्शन वहां पे भी पेनिट्रेट हो सकती है? ऑन द पार्ट ऑफ जज, यू आर आस्किंग ऑन द पार्ट ऑफ जज। देखिए, वैसे तो कुछ एग्जांपल्स हैं जो ऑन रिकॉर्ड हैं, आप गूगल करेंगे मिल जाएगा, लेकिन फिर भी ये मैं कहूंगा कि बहुत कम है। चूंकि मैं दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूं, तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दिल्ली में भी ऐसे केसेस आए हैं जो रिकॉर्ड का पार्ट है, मिल जाएगा। लेकिन यूं कहें कि और सारे डिपार्टमेंट को यदि जुडिशरी से कंपेयर किया जाए, जुडिशरी एक बहुत हायर पेडेस्टल पे है, एक रिस्पेक्ट है जुडिशरी के लिए लोगों में, क्योंकि ये न्याय करती है। अब हमारे जैसे आपके जैसे ही तो जज साहब बनते हैं। अब कुछ प्लस माइनस कोई कर दिया तो इसको मैं ये नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल दूध से धुली हुई जुडिशरी, ऐसी नहीं है। ऐसे एग्जांपल्स हैं और ऑन रिकॉर्ड है। मेरे कहने से, आपके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, रिकॉर्ड का पार्ट है, ऐसी चीजें हुई है। कई दफा ऐसा भी हुआ जज को सीट पर से इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने विद द परमिशन ऑफ द हाई कोर्ट उठाया, ऐसी चीजें हुई है, क्योंकि करप्शन का चार्ज था ऐसे है। तो ऐसा ये कहना कि बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये कहना कि भाई और सारे डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट को देख लीजिए, उससे कहीं ऊपर है जुडिशरी का पेडेस्टल, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो क्योंकि हमने एग्जांपल देखा कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी करप्ट है, वेल सेटल एग्जांपल है, हर किसी को पता है। लॉयर कहीं ना कहीं एक बदनाम है कि शायद वो दूसरी पार्टी से ना मिल जाए, वो डर रहता है। जुडिशरी में भी करप्शन लोगों ने एग्जांपल देखे हैं। तो ये कहना सही होगा कि एक जो पैसे वाला आदमी है वो आसानी से मतलब किसी केस से निकल जाएगा? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। मेरे पास कई ऐसे केसेस थे, खास करके रेप के केसेस, जिसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन इन्वॉल्व थे। और जब विक्टिम को आप रिप्रेजेंट करते हैं तो एक ऐसा पैटर्न बना हुआ है कि विक्टिम को रिप्रेजेंट करने के लिए स्टेट है, तो प्राइवेट वकील करने की क्या जरूरत है, और स्टेट वाले को मैनेज कर लेते हैं। अब तो खैर बहुत सारे ऐसे जजमेंट्स आए, हमने भी पीआईएल किया माननीय हाईकोर्ट में, अब सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, विक्टिम्स राइट को लेकर के कि विक्टिम्स के पास क्यों नहीं ये राइट होना चाहिए कि किसी भी स्टेज में वो खुद के वकील को हायर करे। तो जब हमने उनको रिप्रेजेंट करना शुरू किया तो बिजनेसमैन वाले आज इधर से फोन करा दे, कल उधर से फोन करा दे, बैग पैसे का पहुंचा दे, इतना लाख इतना, उस समय मैं शुरू किया था प्रैक्टिस। लेकिन ये था कि यदि एक बार ये काम कर लिया तो कॉन्फिडेंस जो है ना वो नहीं आ पाएगा। ये कॉन्फिडेंस सिर्फ ऐसे नहीं आता है, बहुत सारे फैक्टर्स मिलते हैं तब आता है। तो ऐसा ओकेजन आएगा, लेकिन आपको उस समय देखना है कि आप प्रोफेशन के प्रति कितनी आपकी जिम्मेदारी है और कैसे करते हो। बहुत सारे ऐसे नाते हैं, प्रोफेशनल एथिक्स को लेकर कैसे फॉलो करना है। प्रोफेशनल एथिक्स से कोई कंप्रोमाइज नहीं, बाकी सारी चीजें अपने पास। तो वो बात है, वो आपको देखना पड़ेगा एज एन इंडिविजुअल कि एकाएक मुझे 10 लाख रुपए आ रहे हैं, अरे करना क्या है, इसको स्टेटमेंट ही तो चेंज कराना है, 2 मिनट का काम है। लेकिन इफेक्ट कहाँ पड़ रहा है? कहाँ पड़? आपके छोटे से लालच के लिए किसी की जिंदगी गई और आपका कॉन्फिडेंस गया। वो जो कॉन्फिडेंस दिखता है ना फेस पे, जो दिखता है वो नहीं दिख पाएगा। वो गिल्ट अगर बैठ गया तो 10 लाख कंपनसेट नहीं कर पाएंगे। ये काम नहीं करना चाहिए। यदि आप प्रोफेशनल थिंग्स को ढंग से फॉलो करते हैं तो बहुत आगे जा सकते हैं। सर, मार्केट में फॉल्स रेप केसेस की बाढ़ आई हुई है दिल्ली में खास करके, इसका रीजन क्या लगता है आपको? देखिए, मैं क्रिमिनल केसेस को डील करता हूं और मैं ये कह सकता हूं कि ज्यादातर जो रेप के केसेस हैं वो फॉल्स केसेस हैं। और मैं एग्जांपल के साथ बात करूंगा। पहले यदि आप आईपीसी के प्रोविजंस को देखेंगे, सेक्शन 375 जो डिफिनेशन क्लॉज था कि रेप का मतलब क्या होता है, 376 में पनिशमेंट की बात करता है कि इसमें ये पनिशमेंट मिलेगा, ये करेंगे तो ये मिलेगा, ऐसे। अब गवर्नमेंट को ये बात पता है कि फॉल्स रेप केसेस बढ़ गए, कन्विक्शन है नहीं एक्यूज का। इस वजह से क्या हुआ, इन्होंने नया जो लॉ लाया पीएनएस में, उन्होंने प्रोविजन को चेंज कर दिया। अब 69 बीएनएस में 69 कर दिया और बोला कि नहीं, अब ये रेप नहीं कहेगा, नॉट अमाउंटिंग टू रेप, बोला सेक्सुअल इंटरकोर्स नॉट अमाउंटिंग टू रेप। ऐसे यदि आप करते हैं, फॉल्स मैरिज का प्रॉमिस किया और फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, उसके बाद ये सारी चीजें हुई। पहले तो रेप नहीं आता था,
अब चेंज कर दिया। क्यों चेंज किया? क्योंकि पता था कन्विक्शन नहीं हो रहा। एक और रीजन था कि यदि आप कोई देश, दूसरा देश वाला पूछेगा जी आपके देश का क्या आंकड़ा है, कितने रेप के केसेस हो रहे हैं, तो चूंकि ये सारे केसेस भी फॉल्स प्रॉमिस वाले भी उसमें जुड़ जाते थे, तो ग्राफ बहुत ऊपर चला जाता था। कोई पूछेगा कितने रेप, तो रेप के प्रोविजन में तो वो भी आ गया। तो अब इन्होंने सेपरेट कर दिया कि फर्जी केस का तो कोई पैमाना है नहीं। अब लड़की यदि कुछ कह रही है तो प्राइमा फेसाई ये मान लिया जाएगा कि हाँ सही बोल रही है, बाद में देखेंगे जो होगा सब, लेकिन सही। कई ऐसे हमने केसेस देखे हैं जिसमें आफ्टर एक्विटल ऑफ द एक्यूज द कोर्ट हैज डिसाइडेड टू प्रोसिक्यूट द विक्टिम। तुमने कोर्ट का टाइम खराब किया, मेहनत खराब किया, उसका जिंदगी खराब किया, कितने साल वो जेल में रह गया। You have actually forced him, the accused, to face the rigmaroles of the trial, जो 5 साल 10 साल ऐसे चलता है। बेचारे की जिंदगी खराब हो गई, खराब हो गई। अरे आप ही और हमारे जिंदगी का यदि 5 साल भी यदि अभी से कोई छीन ले, आप सोचिए क्या होगा, क्या होगा। तो ये चीजें तो हम हर दिन देखते हैं, लेकिन इसका कोई दूसरा अल्टरनेटिव ही नहीं है। यूं कहना कि रेप केसेस होते ही नहीं है, ये भी अपने आप में गलत होगा। अब कौन सा सही है, कौन सा गलत है, दैट कैन बी टेस्टेड ओनली एट द स्टेज ऑफ ट्रायल। और ट्रायल में तो समय लगेगा, मैकेनिज्म ही ऐसा है, सिस्टम ही ऐसा है। अब कोई शुरुआत में कोई पैमाना नहीं है ना कि कौन सही है कौन गलत है करना। कौन सही है कौन गलत है ये काम करने के लिए जुडिशरी बनी है, और जुडिशरी में भी अलग अलग स्टेजेस हैं। तो ऐसा नहीं कि पहले दिन ये डिसाइड हो जाएगा कि कौन सही है कौन गलत है। ये तो ट्रायल भेज करके उसमें 5-10 साल निकल जाते हैं। तो फर्जी केसेस, और फर्जी केसेस करने का जो रीजन है वो मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि आजकल जो है वेस्टर्न कल्चर का जो बहुत इफेक्ट है हमारे ऊपर। दूसरा है एक फेमिनिज्म वर्ड होता है जो कि अपने आप में बहुत अच्छा वर्ड है, वुमेन्स राइट के लिए लड़ना चाहिए, लेकिन इसका जब गलत इस्तेमाल होता है वहां पे फिर दिक्कत आता है। मान के चलो कि एक रिलेशन में एक लड़का और लड़की, एग्जाम्पल से समझाता हूँ, और कुछ बात को लेकर के डिस्प्यूट हो गया उनका, इक्वलिटी लेकर के कि तुम लड़के हो मैं लड़की हूं तो ऐसे करोगे, हाँ ठीक है, वो वहां तक जायज है। अब उस लड़ाई के कारण यदि वो लड़का कहीं और चला गया या आपका ब्रेकअप हो गया, अब आप कोर्ट पुलिस में जा रहे हैं पहले तो, और ये कह रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा 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 किया, ईगो सेटिस्फाई। अब ये चीजें हैं, ज्यादातर केसेस ऐसे हैं, ये मैं आपको बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूँ। दिल्ली में, बाहर का नहीं पता मुझे, मैं जहां प्रैक्टिस करता हूँ वहां का बता सकता हूँ। में टेम्परामेंटल इशू हुआ, बहुत इश्यूज है। एक लड़का दूसरी जगह गया बिकॉज ऑफ दैट टेम्परामेंटल इशू, अब लड़की ईगो सेटिस्फाई करने के लिए उसके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन स्टार्ट कर देगी, जिसके बदले में उसको जिंदगी भर उसको सफर करना पड़ेगा। अगर वो 10 साल बाद एक्विटल हो रहा है तो जिंदगी में तो उसको टैग आ गया कि रेप का केस उसको ऊपर लगा गया। सर अब देखें जो सोशल मीडिया इफेक्ट है, इतने सारे एप्लीकेशंस हैं, डेटिंग एप्लीकेशंस, नए एप्लीकेशंस हैं, टिंडर है तो बम्बल है तो ये है वो है। मैं कई बार आर्गुमेंट करता हूँ कोर्ट में, तो जो पुराने जजेज होते हैं सेशंस कोर्ट को, उनको समझाना पड़ता है कि व्हाट इज दिस टिंडर। तो बताना पड़ता है जनाब ये है, दिस इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम मैट्रिमोनियल एप्लीकेशंस वेयरइन शादी होता है, यहाँ पे कुछ और होता है। ऐसा बहुत चल रहा है, टिंडर में स्कैम काफी चल रहा है कि मैच आया, वो डेटिंग के लिए गए, उसके बाद एक्सटॉर्शन के लिए उन्हें फॉल्स रेप केसेस फाइल किए। ये आम बात है, पूरा रैकेट है, ऐसे कई सारे रैकेट हमने देखा है, पुलिस ने ब्रस्ट किया। तो ये चल रही है। अब इसके लिए दूसरा उपाय नहीं है, उपाय सिर्फ ये है कि आप प्रिकॉशन लें, आप प्रिकॉशन लें। प्रिकॉशंस क्या ले सकते हैं? प्रिकॉशन ले सकते हैं कि जैसे जो केसेस आते हैं कि नहीं फॉल्स प्रॉमिस किया, ज्यादातर जो इसमें जो रिलेशनशिप वाले केसेस हैं कि इसमें फॉल्स प्रॉमिस करके मेरे साथ ये किया वो किया, तो आप रिकॉर्ड बना के रखें, क्या कभी वो प्रॉमिस आपने दिया है, प्रॉमिस कुछ तो रहे आपके पास। या फिर वो पूछे यदि तो आप क्लियरली मना करें कि नहीं जी शादी नहीं करूंगी या नहीं करूंगा एक्चुअली, वो रिकॉर्ड का पार्ट है। इंटेंशन और कंसेंट ऑन रिकॉर्ड क्लियर आनी चाहिए, क्लियर आनी चाहिए। इफ दे आर कमिंग इनटू रिलेशनशिप तो दोनों का कंसेंट था, यस, ये भी ऑन रिकॉर्ड, आप बाय चैट और कुछ द मोमेंट यू हैव डाउनलोडेड दिस टिंडर एप्लीकेशन और स्वैप किया राइट और लेफ्ट किया, तो क्या इंटेंशन था? इंटेंशन क्लियर है, इसमें बोलने कोई बात है नहीं। लेकिन और सारे मामलात में टिंडर तो चलो समझ में आता है,
वो तो रिकॉर्ड है, वो टिंडर वाले को बुला लेंगे जी, एप्लीकेशन डाउनलोड हुआ कि नहीं हुआ, हाँ जी इस मोबाइल में हुआ, कब हुआ, कैसे किया, कौन मैच किया, क्या किया, नहीं किया, सब है। लेकिन जहाँ पे वैसे मिलते हैं तो मैसेजेस के थ्रू या जो भी है रिकॉर्ड को रखें, रिकॉर्ड के रखें। और ऐसा नहीं कि यदि मन नहीं है शादी करने का तो क्लियरली बोल दें उसको मैसेज में कि नहीं शादी करूंगा, तुमको वैसे ही रहना है तो रह लो, ऐसे गर्लफ्रेंड रहना, जो भी क्लियर रखे बात को, ताकि अपने इंटेंशन को एक पब्लिक प्लेस पे कहीं दिखा दे कि हमारा इंटेंशन तो क्लियर है। हाँ। क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन होगा तो फिर आगे दिक्कत होगा, आपके बचाव में चीजें दिक्कत आ सकती है। अब ये मैं सजेशन दूं कि आप रिलेशन में ही नहीं आइए, वो तो पॉसिबल है नहीं, वो तो होना ही है। अब होना ही है तो फिर उसको तो थोड़ा बेसिकली क्या होता है रिलेशनशिप्स में, लोग बात करी और चैट्स डिलीट कर दिया नेक्स्ट मॉर्निंग, वो शायद उनकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। वो चैट क्या पता आज सब कुछ सही चल रहा है तो वो केस की नौबत ना आए, लेकिन कल को बिगड़ गया और केस की नौबत आ गई, तब आपको रियलाइज होगा कि यार वो चैट डिलीट क्यों करी मैंने। वो चैट आपकी तब काम आएगी, आपका कंसेंट, सामने वाली पार्टी का कंसेंट और आपका इंटेंशन दिखाने, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अभी हमारे पास एक केस आया, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, उसमें टिंडर पे मिले और बाकी सब 3-4 साल रिलेशन में रहे, और उसके बाद रिलेशन जब जो है उसमें दिक्कत आई तो फिर उस पे रेप का तो लगा ST/SC एक्ट का चार्ज कि तुमने इस वजह से मेरे साथ किया क्योंकि मैं ST/SC कैटेगरी से हूँ। अब आई थिंक दिस इज टू मच। अब ST/SC एक्ट इन्वोक करने का मतलब हुआ कि ये बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में चला जाएगा, जबकि इंटेंशन कभी ऐसा नहीं था उसका, लेकिन चीजें बढ़ गई, अब एलिगेशंस आ गए, एलिगेशंस है तो सब लगेंगे। अब दिक्कत आता है तो इसका मिसयूज जो आप बात कर रहे हैं, तो मिसयूज तो होता है सर। मैंने अभी एग्जांपल आपको दिया, अब इसको कैसे कटेल करना है ये आम लोगों को समझना चाहिए कि जब भी आप रिलेशन में आए तो इस चीज को क्लियर रखें, रिकॉर्ड का पार्ट बनाएं, और तभी आप आगे यदि कुछ प्लस माइनस होता है तो आप तो लड़कों के लिए लॉ, इंडियन लॉ काफी डेंजरस है। अगर वो अपना कंसेंट और इंटेंशन प्रूव करते करते उनको इतने साल लग जाएंगे, बहुत परेशानी होती है। तो ये थोड़ा सा आप ये कर लें तो शायद वो भी जो है ना डरेगी कि इसके पास तो सब कुछ है, तो जाएगा तो ये बता देगा सब कुछ, वो क्लियर करके रखें, उससे ही हो सकता है कुछ। अदरवाइज दूसरा ये ऑप्शन है कि यदि फॉल्स केसेस पकड़े गए तो कोर्ट को स्यू मोटो कॉग्निजेंस लेकर के लड़की के अगेंस्ट कार्रवाई करनी चाहिए। उस समय ये नहीं देखना चाहिए कि भाई ये तो लड़की है तो ये तो ये क्या नए लॉ में ऐसा फॉल्स रेप केसेस को लेकर कोई प्रोविजन ऐड हुआ है? ऐसा कुछ खास फेरबदल नहीं है इसमें, एक्चुअली प्रैक्टिकल समस्या है। जैसे जितने भी पॉक्सो केसेस हमने देखा है उसमें फॉल्स केसेस यदि आ भी गए, क्विटल हो भी गया सर, फिर भी कोर्ट उस लड़की के अगेंस्ट नहीं कार्रवाई करती क्योंकि वो माइनर थी। आप समझिए बात को, यहाँ इक्वलिटी तो सिर्फ सोशल मीडिया पे होता है। आप कोर्ट में जाके देखिए, प्रैक्टिकल चीजें देखिए, कोर्ट को हम कितना भी परस्यूट कर लें, वो तो माइनर है, वो तो ये मतलब माइनर है तो उसके पास लाइसेंस है कि मेरी जिंदगी खराब कर दे, मेरा लाखों का खर्च करा दे वकील के फी में, भाग दौड़ करा दे, जेल भिजवा दे। और कई ऐसे दफा हमने देखा है कि माइनर्स को यूज कर रहे हैं उनके पेरेंट्स फॉल्स पॉक्सो के केसेस करने के लिए। पैथेटिक कंडीशन है, दिल्ली का मैं बता रहा हूँ, बाहर का नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि दिल्ली में यदि हो रहा है तो मोर और लेस कुछ ना कुछ तो ऐसा होता है। अगर रिलेशनशिप्स के अंदर फॉल्स रेप केस अगर लड़की ने फाइल कर दिया लड़के अगेंस्ट, 6 महीने साल बाद उनकी सेटलमेंट हो जाती है कि एक नोट पे आते हैं, ठीक है लड़की को उसको सबक सिखाना था, सिखा दिया। अब क्योंकि ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल है, वो शायद कस्टडी भी काट के आ चुका है, अब व्हाट इज द वे फॉर हिम टू गेट आउट ऑफ द केस? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा कि सर अब जो होना था तो हो गया, 376 का मुकदमा दायर हो गया, आगे प्रोसीडिंग भी चल गई, अब लड़की बोल रही है कि अरे गलती हो गया था। अब यदि वो ये बोलती है कि हमने गलत केस किया, फॉल्स केसेस किया, तो लड़की गई, तो अब क्या है कि वो उसका जो भी एडवोकेट वकील साहब होते हैं बोलते हैं चलने दो, या फिर कई दफा हमने खुद ही कई बार क्वाशिंग पिटीशन फाइल किया है दिल्ली हाई कोर्ट, कई बार हो भी जाता है, कई बार नहीं भी होता है। मान लो if the offenses of 376 is arising out of family disputes, कई बार ऐसा होता है कि हस्बैंड को फंसाने के चक्कर में देवर को भी लपेट लिया कि उसने ऐसा कर दिया, होता है, आम बात है। The question of 376 is based on fact to fact. Yeah, it depends on facts to facts. हर केस में आप सेटलमेंट very difficult, बहुत डिफिकल्ट है इसको कराना। कोई जज करना नहीं चाहते क्योंकि ये प्रेसिडेंट होगा, यदि कोई हाईकोर्ट कर दे तो प्रेसिडेंट होगा, फिर हर कोई जाएंगे रेप के केस पास करा लेंगे, तो ये बहुत डिफिकल्ट होता है। ऐसे केसेस हैं जिसमें क्रॉसिंग हुआ है, हमने कई बार
कोर्ट को अप्रोच किया, कुछ में किया कुछ में नहीं किया, फैक्ट टू फैक्ट डिपेंड करता है। तो अब इतना आसान नहीं है कि आप मुकदमा कराया 376 का, आगे बढ़े और उसके बाद जो है बाद में अच्छा ठीक है छोड़ देते हैं। क्योंकि आज सेटलमेंट पे क्वैश जज ने डिस्क्रिशनरी पावर यूज करते हुए कर दिया। अगर यहाँ देखे जिनके साथ एक्चुअल में रेप हुआ है उनके ऊपर सामने वाली पार्टी एक्यूज्ड पार्टी प्रेशर बना इन्फ्लुएंस बना के वो सेटलमेंट पे पहुंच जाती है, चली जाएगी, क्रॉसिंग में चली जाएगी कि हाई कोर्ट कर दे, उसको पैसे दे देगी, तो वहां गलत इंपैक्ट हो जाएगा उस प्रेसिडेंट। इसीलिए तो नहीं करते, इसीलिए नहीं करते हैं। कुछ केसेस हैं जहां पे प्रेसिडेंट है जो किया है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि फैक्ट क्या है उसके अकॉर्डिंग। कई बार ऐसा होता है कि फैमिली, जैसा मैंने बताया कि फैमिली डिस्प्यूट से यदि राइज हुआ है तो उसको हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि चीजें बहुत आगे बढ़ चुकी हैं और जो प्रोसिक्यूट्रिक्स है या जो बंदा है वो शादी कर लिया आपस में, केस दर्ज हुआ, उसके बाद मेरे पास ऐसे केसेस हैं जिसमें बाद में शादी कर लिया। अब उस पे केस चलाना, एक ही घर में रह रहे हैं, हस्बैंड वाइफ है, बच्चे हो गए, अब वाइफ कोर्ट में आ रही है, हस्बैंड मतलब क्या पर्पस क्या है। तो कई बार ऐसे या तो वो लोग शादी करें, हाँ, या फिर ट्रायल में लड़की कोई ऐसी स्टेटमेंट देगी या अपना इंटेंशन आके बताएगी कि हीट ऑफ द मोमेंट में ऐसा मैंने वो केस फाइल कर दिया। ऐसा उसका भी तरीका है। कई बार ऐसे भी केसेस आते हैं, लड़कियां आती है कि सर मैंने गड़बड़ तो कर दिया, अब क्या करें, हमारा काम तो बचाना है, क्या लड़की तो गलती कर दी है, रेज में आके केस कर दिया, अब क्या है। तो उसको एविडेंस के स्टेज पे उसको इस तरीके से हमें उससे कुछ सवाल करने हैं कि उसके तरफ से जो वकील होंगे, ताकि वो भी ना फंसे और एक्यूज भी निकल जाए, एक्विटल हो जाए। ये तो जो है एडवोकेसी का स्किल है, आर्ट ऑफ एडवोकेसी। वहाँ पे आपको बहुत सारे इतने एक्सपीरियंस और इतने केसेस जो करते हैं उसका फायदा वहाँ पे आपको मिलता है कि कैसे क्या उनको ट्रेन करना होता है, बुलाना होता है कि ये बोलना ऐसे करना, ऐसे होता है प्रैक्टिकल। सो सर, नए लॉज में, नए क्रिमिनल लॉज में मेन के फेवर में कोई नए लॉ ऐड हुए? मेन के फेवर में कुछ खास परिवर्तन नहीं हुआ है, हालांकि विक्टिम्स राइट को थोड़ा रोबस्ट जरूर किया गया है। एक्चुअली ऐसा है कि जो हमारे पुराने वाले लॉज थे या नए वाले लॉज हैं, इसमें कोई खास अंतर नहीं है। कुछ चीजों को बदला गया है, कुछ पॉजिटिव चीजें भी की गई है, लेकिन मैन को लेकर के उसमें भी ये था कि भाई एक आदमी जो है वो रेप नहीं कर सकता है, आदमी का रेप नहीं हो सकता। हाँ सॉरी, पहले वाले कानून में भी ये था कि एक आदमी का, एक मैन का रेप नहीं हो सकता है, आज भी वही, कोई परिवर्तन नहीं आया। तो ये तो चलेगा। मुझे लगता है कि मेंस राइट को रिकॉग्नाइज करने का समय आ गया है। बहुत फॉल्स चीजें हो रही है और कुछ ना कुछ लेजिस्लेचर को सोचना चाहिए, और यदि वो नहीं सोचेंगे तो हमें ही कुछ ना कुछ थ्रू जुडिशियल मीन्स केस फाइल करके, PIL करके कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ताकि अननेसेसरी मैन को भी परेशान ना किया जाए, ऐसी चीजें। तो सर, हम अभी फॉल्स रेप केसेस की बात कर रहे थे जिसमें इंटीग्रल पार्ट होता है लड़की का कंसेंट। अब कंसेंट इंटॉक्सिकेशन स्टेज में, अगर लड़की और लड़का दोनों इंटॉक्सिकेशन स्टेज में है और दे मेड अ फिजिकल रिलेशनशिप, तो उसके बाद लड़की कल सुबह जाके एक FIR रजिस्टर कराती है, बिकॉज बोथ ऑफ देम वर इन इंटॉक्सिकेशन सिचुएशन। जो भी हुआ उस सिचुएशन में हुआ। अब क्या यहाँ पे लड़की का कंसेंट माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? एक मूवी था ना, वो अमिताभ बच्चन जी वाला एक मूवी था, कुछ नाम भूल गया, बड़ा इंपोर्टेंट मूवी था, उसमें भी कुछ ऐसे ही चीजें हुई थी। नो मींस नो वाला जो डायलॉग फेमस हुआ था, कोई मूवी था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी नाम। तो उसमें ये चीजें हुई थी, और ये फैक्ट टू फैक्ट डिपेंड करता है कि क्या इवन इन दैट सिचुएशन क्या कोई कंसेंट दिया गया था, या फिर जो है वो साइलेंस सिर्फ था, मना नहीं किया, इसका ये मतलब नहीं कि कंसेंट मिल गया। बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं, डिपेंड करता है कि लड़का अप्रोच किया वो उसको इंटॉक्सिकेट करने के लिए, हाँ, या फिर बोथ ऑफ देम मेट इन अ पार्टी जहां दोनों इंटॉक्सिकेशन, इवन फिजिकल रिलेशन के लिए इनिशिएट कौन किया, कैसे हुआ, काफी फैक्ट्स सर्कमस्टांस को देख के, और भी लोग होंगे या कोई नहीं थे, डिपेंड करता है। इसीलिए कहते हैं कि कोई भी क्रिमिनल केस हो, कई लोगों को लगता है ना कि जी अरे एक ही केस है 376 का मान लो या मर्डर का, तो ऐसे ही होगा, इसको किया ही है ऐसे ही होगा, ऐसा नहीं है। हर एक केस, यदि 1000 केस भी डाल दें 376 का, सब अपने आप में अलग होगा, सब अपने आप फैक्ट्स अलग होंगे, सर्कमस्टांस अलग होंगे, क्योंकि सेक्शन नहीं कहें तो उसको सेम एक नजरिए से, सेम तरीके से डील नहीं करना चाहिए, क्योंकि फैक्ट्स सबके अलग। राइट। और यहीं पे एडवोकेट का स्किल काम में आता है कि कैसे उसको डिफेंड करना है। तो ये केस टू केस वेरी करेगा इस चीज में।
तो सर एक मैरिटल रेप का टॉपिक बहुत ज्यादा चर्चा में है आजकल, क्या स्टेटस है उसका इंडिया में? मैरिटल रेप का भी माननीय सुप्रीम कोर्ट में आई थिंक इट्स पेंडिंग बिफोर द एपेक्स कोर्ट, और इससे पहले भी दिल्ली हाई कोर्ट में भी एक बार ये बात हुआ है और एक जजमेंट भी आया है इस पे। मुझे लगता है कि इसमें काफी डाइवर्स ओपिनियन है, क्योंकि जब आप ऑफेंस ऑफ रेप को देखेंगे जो 376 का ऑफेंस है, उसमें 375 के जो सेक्शंस है उसमें एक्सेप्शंस दिए गए हैं। 2 एक्सेप्शंस हैं। पहला एक्सेप्शंस कहता है कि जी यदि हस्बैंड अपनी वाइफ का रेप करता है और वाइफ यदि 18 साल से नीचे की नहीं है तो रेप नहीं माना जाएगा। और दूसरा डॉक्टर का है, कोई सर्जिकल प्रोसीजर के लिए यदि कोई इंसर्शन करता है प्राइवेट पार्ट में भी, तो उसका इंटेंशन तुमको बचाना है, सिर्फ इसलिए कि इंसर्शन किया है आप उसको रेप में मत करना। 2 एक्सेप्शंस हैं उसमें। पहला वाला जो हस्बैंड वाला जो है वहां पे है, और अभी नए लॉ में भी एक्जेक्टली सेम चीजें हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। अब ये चीज यदि हो सकता है तो थ्रू जुडिशियल प्रेसिडेंट हो सकता है, जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है, मामला चल रहा है। लेकिन इसके कई सारे रिपरकशंस हैं। रिपरकशंस ये हैं कि जैसे 498 जो सेक्शंस जब जुड़े थे, क्रूरलिटी अगेंस्ट द वाइफ बाय द हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ द हस्बैंड, तो उसमें भी बहुत ये हुआ था कि भाई अब तो ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, ये हो गया, वो हो गया। अब ये सिचुएशन आ गया, इतना मिसयूज हुआ है इसका, मतलब यू कैन नॉट काउंटलेस। अब ऐसे सिचुएशंस में क्या होता है कि जब भी लड़कियां केस करती है, वाइफ केस करती है, तो ये 3-4 केस तो होना ही होना है। क्रिमिनल केस 498 है, 406 तो होना ही होना है। उसके बाद डोमेस्टिक वायलेंस का केस होना ही होना है, मेंटेनेंस का केस होना ही होना है, डॉली जो एक्ट है, दहेज मांगा, ये किया, वो लगना ही लगना है। अब ये बहुत सब्जेक्टिव चीज है कि यदि वाइफ अपने हस्बैंड को मना करे, वो करना नहीं चाहिए या करना चाहिए, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेंगे। लेकिन मैं एज ए प्रैक्टिशनर मैं ये बता सकता हूं कि यदि ऐसे ऑफेंसेस बनाए गए तो ये है कि एक सेट ऑफ ऑफेंसेस जो अभी 4-5 बताया, उसमें से हर केसेस में एक और ऐड हो जाएगा मैरिटल रेप वाला। हर केस में इट्स अ वेरी डिफिकल्ट कि एविडेंस कहां से लाओगे, कि उस रिलेशनशिप में कंसेंट कैसे है, नहीं है, और ये विद इन 4 वॉल्स कैसे डिसाइड होगा। और बेडरूम में कैमरा तो नहीं लगेगा ना, कैसे प्रूफ होगा, कितना हेक्टिक टास्क होगा, ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो हेक्टिक है ऑफेंस ना बनाया जाए, इसका समर्थन मैं नहीं करता। अब डिपेंड करता, देखते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट क्या करती है इसमें, रीजनिंग को अप्रिशिएट करेंगे हम लोग क्या करती है, लेट्स सी। जैसा आपने बताया कि एक हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट होता है, जैसे फॉल्स रेप केसेस की बाढ़ है, वैसे फॉल्स डाउरी केसेस की भी बाढ़ है 498A। अब पहले क्या होता था कि 498A की एफआईआर रजिस्टर हुई, पुलिस इधर एफआईआर रजिस्टर हो रही है, उधर पुलिस जा रही है पूरे परिवार को अरेस्ट करने, राइट। आज का क्या स्टेटस है? आज क्या अगर 498A की एफआईआर अगेंस्ट द हस्बैंड एंड इन लॉज रजिस्टर हो रही है, तो कितने एक्सटेंट तक उनको फियर है अरेस्ट का? देखिए, अब तो ऐसे जजमेंट्स आ गए हैं माने सुप्रीम कोर्ट के या फिर अलग अलग हाई कोर्ट्स के, चाहे जिस भी स्टेट में आप प्रैक्टिस कर रहे हो फर्क नहीं पड़ता, अलग अलग हाई कोर्ट्स के बिल्कुल क्लियर जजमेंट्स हैं कि सिर्फ इसलिए क्योंकि नाम दे दिया गया हस्बैंड का, उनके रिलेटिव का, ताऊ जी, ताई जी, मौसा जी, मौसी, जो भी है, आप उनको अरेस्ट नहीं कर सकते। तो लॉ इस पे सेटल्ड है। यदि अरेस्ट करने का पावर आपको दिया गया, इसका ये मतलब नहीं कि हर केस में आप अरेस्ट कर लेंगे। यू शुड यूज योर ओन माइंड। कहाँ यूज किया आपने? नहीं किया। ये तो चलो पुलिस के पार्ट पे है, चलो अरेस्ट कर भी लिया तो जाओगे कहाँ? कोर्ट में। कोर्ट में लेके आओगे। नाउ अगेन जुडिशियल माइंड, क्यों अरेस्ट हुआ, क्या ये अरेस्ट नेसेसरी था, क्या जरूरी था, क्या ऑफेंस है, 498 का ऑफेंस है। अब ये अलग अलग पैमाना है, उस पर अलग अलग फिल्टर आउट करने का मैकेनिज्म है। और मुझे लगता है कि अब 498 के केसेस में कोई अरेस्ट होने वाली बात नहीं है। और वैसे भी जो नए लॉ आए हैं उसमें कहता है कि 7 साल से यदि नीचे का ऑफेंस है अप टू 7 years, तो उसमें आपको जो है ना इंक्वायरी ज्वाइन करना पड़ेगा। यू विल बी सर्व्ड अ नोटिस बाय द आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एंड देन आप ज्वाइन कर लीजिए। यदि ज्वाइन नहीं करते हैं, ऑब्वियसली दैट इज द ग्राउंड। पुलिस हैज द पावर टू अरेस्ट। और अगर उनको अरेस्ट करना है, उनके पास नंबर्स ऑफ मीन्स हैं रीजन देने के लिए हमें क्यों अरेस्ट करना है, वो उठाना चाहते हैं उठा लेंगे। यस नाउ, लेकिन आप चूंकि दिल्ली में इतने सेंसिटाइज हैं, यदि ऐसा कुछ गड़बड़ अरेस्ट किए तो हम सीधे कोर्ट में जाएंगे और फिर उनके अगेंस्ट कार्रवाई करेंगे। क्योंकि यदि लॉ है कि भाई आप नोटिस देंगे, तो आप नोटिस क्यों नहीं दिए, और नोटिस दिए तो कहाँ है सर्विस, दिखाएं। अब यदि नोटिस दिया फिर भी नहीं गए आप, तो फिर अब क्या कर सकते, यू आर नॉट फॉलोइंग द लॉ, तो फिर अल्टीमेटली होगी। तो अब इस केस में
उस तरीके से अरेस्ट नहीं होता है। कई बार ऐसे अरेस्ट अननेसेसरी किए गए और माननीय सुप्रीम कोर्ट और डिफरेंट हाई कोर्ट्स ने इस पे बहुत जो है ना, अगर किसी के अगेंस्ट 498 की एफआईआर रजिस्टर्ड होती है और पुलिस नोटिस इशू करती है अगेंस्ट द एक्यूज्ड टू जॉइन द इन्वेस्टिगेशन, तो क्या उसको नोटिस के हवाले में जाना चाहिए, जवाब में जाना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी चाहिए, या उसको पहले कोर्ट आके एंटीसिपेटरी बेल सिक्योर करनी चाहिए? जरूरत नहीं है, अब जरूरत नहीं है। यदि नोटिस मिला है तो आप चले जाएं, क्योंकि ऐसे जजमेंट्स हैं जिसमें यदि आप नोटिस मिला और आप ज्वाइन करने गए और यदि अरेस्ट कर लिया, दैट इज कंटेम्प्ट। वो नहीं कर सकता है ऐसा। कई बार हमारे केस में ऐसा हुआ है कि वो नोटिस हाथ से लिख दिया और ऐसा लिखा जो फॉर्मेट पर से, जो सीआरपीसी का फॉर्मेट है वो फॉर्मेट में नहीं था, तो हम नहीं गए उसको ज्वाइन करने। अगर एक सिचुएशन होती है, नोटिस इशू हुआ, एक्यूज जाता है इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने, बिकॉज ऑफ एनी रीजन पुलिस वाला अरेस्ट कर देता है और उनके पास पावर है, कुछ भी रीजन रिकॉर्ड कर दिया कि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन एक्यूज सपोर्ट नहीं कर रहा था, हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, देयर वाज अ नीड ऑफ अरेस्ट, तो वो 1% जो रिस्क है शायद वो पार्टी सिक्योर कर सकती है एंटीसिपेटरी बेल लेके। राइट, ऐसा कर सकती है, ऐसा कर सकती है। लेकिन फिर भी ये जो बात बता रहे हैं, अभी बहुत हाईलाइट हुआ था अरविंद केजरीवाल वाले मैटर में, अभी थोड़े दिन पहले जब इनको अरेस्ट कर दिया था, तो ये अपने आईफोन का पासवर्ड नहीं दे रहे थे उनको, तो सीबीआई कोर्ट में बता रही थी कि ये पासवर्ड नहीं दे रहा, कोऑपरेट नहीं कर रहा है, बोला कि उससे हमको काम नहीं है, ये इसका फंडामेंटल राइट है, नहीं देगा, तुमको ढूंढना है ढूंढ के लाओ, ऐसी चीज है। बट ठीक है, एंटीसिपेटरी है, यदि आप चाहें तो कर सकते हैं, और एंटीसिपेटरी आराम से मिल जाता है ऐसे केसेस में, कोई बड़ी बात नहीं है, मिल जाता है, तो ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली नाउ अगेन यू हैव टू एडवाइस योर क्लाइंट। अब एंटीसिपेटरी बिल फाइल करेंगे तो कुछ पैसे लगेंगे, वकील का फी लगेगा। अब ये काम यदि वैसे हो जाता तो ठीक है, और नहीं तो कुछ फी लेकर के फिर एंटीसिपेटरी बिल लगाएंगे, डिपेंड करता है, अपना अपना तरीका है। जितना करप्शन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में है वो यहाँ पैसा नहीं भरेगा, वो वहाँ भर देगा। वहाँ भरते हैं, वहाँ भरते भी हैं, क्लाइंट खुशी से भरते हैं, वहाँ भरते हैं। ये क्लाइंट ही हम इंडियन पब्लिक है जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को और प्रमोट कर दिया है। वो मेंटालिटी ऐसा है कि पुलिस वाले को देंगे तो पता नहीं क्या कर देगा, वो पैसे भी लेते हैं, काम भी नहीं करता, फिर आगे बोलते हैं जी वकील साहब ऐसे हो गया और हमें पैसे देना नहीं चाहेंगे। ये साइकी है, समाज का ऐसा अवधारणा बन गया है, तो ठीक है। हालांकि धीरे धीरे चेंज होगा, धीरे धीरे लॉ से जागरूक हो रहे हैं लोग, और उनको पता लग रहा है कि जी इसमें अरेस्ट नहीं होगा, इसमें हमें ज्वाइन कर लेना चाहिए, और ज्वाइन यदि नहीं किए तो दिक्कत होगा, और यदि ज्वाइन कर लिए तो अरेस्ट नहीं कर पाएगा। ये सारी चीजें अब लगता है मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता है, और आजकल तो कोर्ट के प्रोसीडिंग्स जो है डायरेक्ट यूट्यूब और इतने सारे अच्छे अच्छे जजेस, अच्छे अच्छे एडवोकेट जो है सोशल मीडिया पे हैं, तो ये जो इन्फॉर्मेशन का जो बम्बार्डिंग हो रहा है, इससे समाज में अंतर। पहले शायद एक ले मैन को बेयर एक्ट्स को इंटरप्रेट करना बहुत मुश्किल था। आज के टाइम पे उनके पास देयर वेरियस मींस, यूट्यूब चैनल्स, लीगल आर्टिकल्स, इजीली वो समझ सकते हैं लेमन लैंग्वेज में। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे मैट्रिमोनियल लॉ में बात कर रहे हैं, एक इंपॉर्टेंट इशू यहाँ पे आता है मेंटेनेंस का। राइट। अब वाइफ कितने % इंटाइटल होती है हस्बैंड की इनकम में मेंटेनेंस लेने के लिए? देखिए, ऐसा कोई फिक्स पैटर्न तो नहीं है। अभी जो जजमेंट रजनीश वर्सेस नेहा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं, और भी कई सारे जजमेंट्स हैं, ऐसा कुछ परसेंटेज वाइज तो नहीं है। ये डिपेंड करता है कि हस्बैंड की इनकम क्या है, आपकी इनकम क्या है, मतलब वाइफ की इनकम क्या है, डिपेंडेंट कितने हैं, बच्चे कितने हैं, पेरेंट्स क्या हस्बैंड पे डिपेंडेंट है, क्या पेरेंट्स वर्किंग है, रिटायर्ड है, पेंशन आ रहा है, नहीं आ रहा है, कोई बीमारी तो नहीं है, कोई ऐसा डेडली डिजीज तो नहीं है, कैंसर है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, वेरियस फैक्टर्स हैं, और उसको कंसीडर करने के बाद ही मेंटेनेंस डिसाइड होता है। ऐसा कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है कि इसमें बस फीड किया और निकल के आ गया कि तुम इतना पैसा दोगे, ऐसा कुछ नहीं है। अलग अलग फैक्टर्स हैं, और ये कोर्ट का काम होता है डिस्क्रिशनरी पावर को यूज करना, कि हाँ दोनों के लिए, ऐसा नहीं कि आप वाइफ को देने के चक्कर में हस्बैंड के लिए बर्डन नहीं होना चाहिए। इस चीज को भी निर्धारित किया जाता है कोर्ट के माध्यम से, इसलिए डिस्क्रिशनरी पावर होता है कोर्ट का, कि हाँ एक गाइडलाइन जरूर है कि आप इसको देख लें, और ये पोर्शन आप हस्बैंड के लिए छोड़ दें। ये पोर्शन आप, जो मिथ है कि वाइफ को हस्बैंड का 50% मिलेगा, वैसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। और ऐसा भी कुछ नहीं है क्या कि वाइफ को मिलेगा ही मिलेगा, कोई जरूरी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि यदि वर्किंग वाइफ है, कई बार ऐसा होता है तो मेंटेनेंस नॉर्मल केसेस में हमने देखा है डिस्कार्ड कर दिया जाता है। हालांकि इस पे जजमेंट है कि ठीक है, वाइफ यदि वर्किंग है तब भी मिलेगा, ऐसे जजमेंट्स हैं, मुझे पता है ये बात। लेकिन उसमें भी अलग अलग फैक्टर देखने होंगे कि हस्बैंड से और आपके सैलरी में क्या
अंतर है, उस पे कितने डिपेंडेंट हैं, उसके लाइफ स्टाइल में आपके लाइफ स्टाइल में क्या अंतर है, बच्चे हैं या नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये जो अल्टीमेटली ये लीगल प्रैक्टिशनर ही बता सकता है कि आपके फैक्ट में क्या होना है। सिर्फ इसलिए कि एक जजमेंट आ गया कि वर्किंग वाइफ को भी मिलेगा, इसलिए सारी वर्किंग वाइफ लग गई लाइन में, कोई जरूरी नहीं मिलेगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप वाइफ हो तो आपको हस्बैंड का 50% मिलेगा ना, और ऐसा जरूरी नहीं है आप वाइफ है तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। वो सारा डिपेंड करता है फैक्ट टू फैक्ट, और हस्बैंड की इनकम, हस्बैंड की डिपेंडेंट, आपकी इनकम, आपकी डिपेंडेंट, राइट, इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड और अल्टीमेटली इन फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए कोर्ट अपनी डिस्क्रिशनरी पावर यूज करके डिसाइड करेगा। राइट, ऐसा ही होता है, इस तरीके से होता है। सो दैट्स हाउ दे सिक्योर द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। यस, जरूरी है करना, दोनों को देखना है, कोर्ट के लिए तो दोनों बराबर है, तो दोनों को देखना है। तो मेंटेनेंस के केसेस में ऐसे होते हैं, तो मेंटेनेंस के केसेस हों या फिर डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हों, दोनों केसेस में मेंटेनेंस पे ही फोकस एक्चुअली होता है। तो मेंटेनेंस मिल जाए, उसके बाद फिर एग्जीक्यूशन फाइल करते रहें, पैसे आते रहें, दबाव बनेगा कि भाई इतना पैसे दे रहे हैं तो चलो सेटल ही कर दो, डाइवोर्स ही कर दो या जो भी कर दो, इस तरीके से। तो ये सारे केसेस में टाइम लगता है, और इसीलिए जो डाइवोर्स के केसेस हैं या मेंटेनेंस के केसेस हैं, ये दोनों केसेस फैमिली कोर्ट्स में जाते हैं। स्पेशलाइज्ड कोर्ट है, वहां पे एक्सपीरियंस जजेस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग डील करते हैं इस चीज को। सर, क्रिमिनल ट्रायल में दो मेजर चीजें होती हैं, एविडेंस और दूसरा विटनेस, जिनके बेसिस पे एक एक्यूज्ड को कन्विक्शन या एक्विटल मिलता है। अब प्रोसिक्यूशन के साइड से जो एविडेंस आने हैं वो पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन में जो भी है या लेटर ऑन एविडेंस के स्टेज पे आ जाएंगे, एक्यूज्ड की साइड से एविडेंसेस आ जाएंगे। दूसरा सर बहुत मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है विटनेस। अब विटनेस क्योंकि थ्रेटन भी हो सकता है, इन्फ्लुएंस भी हो सकता है, वहां पे विटनेस प्रोटेक्शन के लिए इंडिया में क्या लॉ है या क्या नीड है उनके प्रोटेक्शन की? सी, विटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है एक क्रिमिनल केस के लिए। यदि आप ऐसे समझिए कि यदि कोई केस दर्ज हुआ तो एफआईआर दर्ज हुआ, उसके बाद चीजें आगे बढ़ी, सारे लोगों का स्टेटमेंट लिया गया जो इस पर्टिकुलर केस को सपोर्ट करते हैं। सिर्फ स्टेटमेंट लेना इज नॉट इनफ। लॉ का ये मानना है, खास करके एडवर्सेरियल सिस्टम ऑफ लॉ जिसको इंडिया हम लोग फॉलो करते हैं, उसमें ये कहता है कि भाई जब तक वो स्टेटमेंट को टेस्टिफाई ना कर ले इन द कोर्ट ऑफ लॉ, तब तक वो सही है गलत है कौन जानता है। इसके लिए जरूरी है कि वो व्यक्ति जो वो स्टेटमेंट दिया है वो कोर्ट ऑफ लॉ में आए और अपनी बात को शपथ पे, गीता की शपथ देखा होगा मूवी में, लेती हूँ कि मैं जो भी कहूंगा धर्म से सही कहूंगा, और उसके बाद आपने मूवी में देखा होगा कि उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। जो एक्यूज के वकील साहब है क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं जस्ट टू वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी ऑफ दोज स्टेटमेंट्स जो लिखा है उसमें। वहां पे विटनेस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, और विटनेस यदि फर्म है, विटनेस यदि सपोर्ट कर रहा है केस को, तभी किसी व्यक्ति का कन्विक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। ऐसे केसेस है जिसमें विटनेस स्टेटमेंट बदल देते हैं, वैसे केसेस में आप कन्विक्शन नहीं करा सकते। तो अल्टीमेटली जो विटनेस का रोल है वो काफी इंपॉर्टेंट है। अब चूंकि रोल इंपॉर्टेंट है और सबको पता है कि विटनेस के साथ यदि प्लस माइनस किया जाए तो व्यक्ति का या तो कन्विक्शन हटाया जा सकता है या एक्विटल तो होगा। इसलिए विटनेस पे अननेसेसरी अनड्यू इन्फ्लुएंस किया जाता है, उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है, पैसे भी दिया जाता है तो बयान बदल देना, ऐसी चीजें होती है। बड़े बड़े केसेस में तो देखा गया विटनेस कोर्ट आ रहा है, रास्ते में उसकी एक्सीडेंट हो गया, मूवी में देखा है। इसीलिए विटनेस प्रोटेक्शन की जरूरत यहाँ पे आती है। कई जगह तो हमने मूवी में देखा है कोर्ट में ही उसको मार दिया। तो और उसको छोड़िए मूवी को, हमने दिल्ली में देखा कई बार कोर्ट के अंदर गोली चली। तो अल्टीमेटली विटनेस को यदि प्रोटेक्शन नहीं देंगे तो फिर क्रिमिनल ट्रायल का तो फिर दुर्दशा हो सकता है। इसीलिए अब दिल्ली में हमने देखा है कि विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम के तहत अलग अलग काम किया जा रहा है। सबसे पहले तो हमने डेवलपमेंट देखा कि वल्नरेबल विटनेस बॉक्स बनाया जाता है कि यदि कोई ऐसा केस है, सेंसिटिव केस है, तो उसका क्या है, विटनेस को बुला करके एक अलग जगह रखते हैं जहां पे पब्लिक इंटरफेरेंस नहीं होता है और नॉर्मल कोर्ट में वो एविडेंस भी नहीं होता है। उसके लिए एक अलग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया और वहां पे जज साहब ही वहां से उठ करके इसमें आ जाते हैं और वकील साहब भी, हम लोग भी जाते हैं, और उसके बाद वहां कोई और दूसरा नहीं हो सकता।
आराम से आपको जो करना है लीगल प्रोसीडिंग कीजिए, दैट विल बी पार्ट ऑफ रिकॉर्ड, और उसके बाद किया जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि विटनेस कोर्ट आने से मना करते हैं। कोई भी व्यक्ति यदि कोर्ट जाएगा पूरा दिन खराब करेगा, कुछ होना चाहिए। उनके लिए भी स्कीम है कि यदि आप कोर्ट में जाएंगे तो जो भी है आपको भत्ता भी दिया जाएगा, कुछ पैसे दिए जाएंगे, जो भी बनता है एज पर लॉ। ये भी सिस्टम हमारे पास यहाँ पे है। कई बार ऐसा होता है कि यदि ये शिकायत है कि भाई इनकी डेथ हो सकती है, गोली मार देगा या कुछ कर देगा, डरा दिया, तो यदि आप कोर्ट को सूचित करेंगे तो पुलिस ही आपको लेके आ जाएगी, प्रोटेक्शन में लेके आ जाएगी। तो अलग अलग तरीके के स्कीम है, और इसमें दिल्ली में तो काम हो रहा है। कई बार हमने देखा है कि ऐसी चीजें जो है हमारे यहाँ है। और जैसे रेप की विक्टिम हो गई या फिर कोई और विटनेस हो गया जो क्रूशियल है उस पर्टिकुलर केस में, पॉक्सो एक्ट में, तो यदि वो नहीं आ रही है या कोई डर है या कुछ है, तो हम कोर्ट को यदि इन्फॉर्म करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द विक्टिम, कोर्ट आईओ को डायरेक्ट करती है खुद लेके आओ उसको अपने साथ प्रोटेक्शन के साथ। तो ऐसी चीजें हैं हमारे पास जिसमें ये सब किया जा रहा है, और करना भी जरूरी है, ताकि आप किसी व्यक्ति को जो एक्यूज्ड है और जो गलत काम किया है उसको आप सजा दिलवा पाए। इन द एब्सेंस ऑफ विटनेसेस इट इज इम्पॉसिबल। इसीलिए इनका रोल, आपने देखा होगा ये केस बहुत पॉपुलर हुआ था, कुलदीप सिंह सेंगर यूपी वाला जो केस था, इसमें रेप विक्टिम थी, और जब रेप विक्टिम आ रही थी along with हर एडवोकेट, तो उनको ट्रक से कुचलने का प्रयास किया गया। बाद में वो पूरा का पूरा केस ट्रांसफर होके तीसरी कोर्ट यहीं पे आया था, और यहाँ पे फिर उनको कन्विक्शन किया गया। तो ऐसी चीजें होती है, इसके लिए काम किया जा रहा है, और मुझे लगता है कि रोबस्ट और भी लॉज और भी स्ट्रिक्ट कंप्लायंस इसका होना जरूरी है, जो धीरे धीरे हो रहा है और होगा विद द टाइम। तो सर आपने बात करी अभी एग्जांपल देते हुए कि कोर्ट में भी गोलियां चल जाती हैं, और ऐसा इंसिडेंट दिल्ली के कोर्ट्स में तो हमने काफी बार फेस किया। आए दिन या कुछ समय बाद ऐसे इंसिडेंट हम फेस करते हैं। हमें लगता है कि हम कोर्ट में वकालत कर रहे हैं कि बॉर्डर पे वकालत कर रहे हैं। तो सर इस सिचुएशन में ऐसी कई बार सिचुएशन एडवोकेट जो है फंस जाते हैं कि उनको भी प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। तो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की कितनी रिक्वायरमेंट है? बहुत ज्यादा, खास करके वैसे अधिवक्ता, वैसे एडवोकेट जो क्रिमिनल लॉ में प्रैक्टिस कर रहे हैं, इनके लिए तो मस्ट है, कोई सेकंड थॉट नहीं, मस्ट है। कई सारे स्टेट्स हैं जो इस पे काम किया है, और इसकी जरूरत क्यों है, इसके पीछे रीजन ये है कि यू आर डीलिंग विद हार्डकोर क्रिमिनल्स। इनको एथिक्स, लॉजिक, लॉ ये सब नहीं आता सर, समझ, बेस्ट एलिमेंट ऑफ सोसाइटी। यस, तो इसको अल्टीमेटली कैसे डील करेंगे, और डील कौन करता है? एडवोकेट, क्रिमिनल एडवोकेट्स, हमारे जैसे, आपके जैसे। तो कैसे करेंगे? इनका पूरा नेटवर्क है, जेल से ही आप बहुत सारी चीजें हो रही है, रेगुलेट हो रहा है। आपने अभी देखा होगा बाबा सिद्दीकी का जो वहाँ हत्या किया गया, बाद में बताया गया कि जी ये जेल से ऑपरेट हुआ, और ऐसे हुआ वैसे हुआ, जो विदाउट गोइंग इनटू मेरिट्स ऑफ दैट, लेकिन ऐसी चीजें हो रही है। तो एडवोकेट कैसे करेगा डील? इसके लिए जरूरी है इनको प्रोटेक्शन देना, लेकिन ऐसी चीजें अभी फिलहाल सेंट्रल लेवल पे यहाँ पे नहीं है। एडवोकेट इसलिए करता है काम क्योंकि उसने एक शपथ लिया है कि भाई वो अफोल्ड करेगा लॉ को और कॉन्स्टिट्यूशन को विदाउट फियर और फेवर। तो भाई फियर से डरा तो सकते नहीं, तुम जो करना कर लो, करूंगा। तो ऐसे केसेस आए, चैम्बर में घुस के गोली मार दिया गया, रोड पे चाकू मार दिया गया, यही दिल्ली द्वारका में थोड़े दिन पहले गोली मार दिया गया वकील साहब को गाड़ी में, कार में। तो ऐसी घटनाएं देश में है, अलग अलग राज्य में है। इसीलिए कुछ राज्यों ने ये एक्ट लाया है, वहां के लेजिस्लेचर ने एक्ट लाया है कि एडवोकेट को प्रोटेक्ट किया जाए, अदरवाइज कौन डिफेंड करेगा? और यदि हम खड़े नहीं होंगे डिफेंड करने के लिए, तो जुडिशरी किसी को पनिश नहीं कर सकती, एज पर लॉ पनिश ही नहीं कर सकती जब तक उसको डिफेंड नहीं कर। इवन कसाब का केस देख ले, अजमल कसाब, पाकिस्तानी टेररिस्ट, सबके सामने गोली से सबको मार दिया, फिर भी यदि जो एडवोकेट है यदि नहीं उनको मुहैया कराया जाए, उनको नहीं दिया जाए, तो जुडिशरी पनिश ही नहीं कर पाएगी। उसमें जुडिशरी का स्टेटमेंट मुझे याद है, जब वकीलों ने मना कर दिया कि भाई ये तो हमारे देश का जो है गोलियां चलाया हमारे देशवासियों को, मैं क्यों करूंगा, लेकिन यू आर ड्यूटी बाउंड टू
करना पड़ेगा। जुडिशरी ने कहा आप नहीं करेंगे तो हम इसको पनिश नहीं कर सकते। बिल्कुल। तब फिर पहले उनसे ऑप्शन मांगा गया कि कहाँ के वकील चाहिए, बोला पाकिस्तान का चाहिए। पाकिस्तानी गवर्नमेंट बोला कि नहीं जी, मेरा तो है ही नहीं देशवासी। फिर बोला कि जी वो तो मना कर दिया। तो फिर अब इंडियन गवर्नमेंट ने उनको कोर्ट से उनको वकील दिया गया, और मुझे याद है वो वकील साहब को उस समय बहुत सारी सिक्योरिटी दिया गया, क्योंकि वो तो अपना ड्यूटी कर रहे थे। लेकिन आम जो लोग हैं उनको लगा कि भाई ये तो इसको बचा रहा है तो मतलब कुछ हो सकता है, तो जरूरी है। एडवोकेट्स को कई दफा ऐसा देखा गया है सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाता है, और क्रिमिनल एडवोकेट्स को ज्यादा जरूरी है। मुझे लगता है कि सेंट्रल लेजिस्लेशन कुछ ऐसा आना चाहिए। तो इसी से सर एक सवाल और निकल के आता है, कई बार ऐसे बहुत सारे कंट्रोवर्शियल केसेस आपकी टेबल पे आते हैं। अब या तो आप क्लाइंट का इंटरेस्ट सिक्योर करेंगे, जस्टिस को सिक्योर करेंगे, या फिर आप देखेंगे कि अगर मैं इस कंट्रोवर्शियल केस में गया तो मेरी वकालत जो है वो दांव पे लग सकती है। तो उस सिनेरियो में एक लॉयर को क्या सोचना चाहिए? देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रोफेशनल एथिक्स का पार्ट है, लेकिन कंट्रोवर्शियल है। ये डिपेंड करता है अलग अलग एडवोकेट पे कि वो किस चीज को इंपॉर्टेंस देता है। यदि आप हमसे पूछ रहे हैं, जो कि मैं इस प्रोफेशन का पार्ट हूं, मैं प्रोफेशनल एथिक्स को फॉलो करूंगा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स को और एडवोकेट्स एक्ट को फॉलो करूंगा, जो कैटेगोरिकली ये मेंशन करता है कि यदि कोई ब्रीफ आपके पास आता है तो सिर्फ इसलिए उसको आप नहीं छोड़ सकते कि ये बहुत बड़ा केस है, बहुत कंट्रोवर्शियल केस है, इसमें ये इन्वॉल्व है, इसमें वो इन्वॉल्व है, ये अपने पार्ट पे गलत होगा। तो यदि प्रोफेशनल एथिक्स को फॉलो करने वाला वकील यदि होगा तो इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो सामने वाला कौन है नहीं है, वो केस को करेगा और विदाउट फियर और फेवर करेगा, और करना चाहिए। तभी इस जुडिशियल सिस्टम पे लोगों का विश्वास होता है। अदरवाइज यदि आप डर जाएंगे तो काम नहीं चलेगा। अब ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे कि वो किस चीज की का इम्पोर्टेंस उनके पास है, क्या वो सोचते हैं। मैं तो करूंगा ये क्लियर है। एक एडवोकेट को कोई भी फाइल लेने से पहले किन किन फैक्टर्स को कंसीडर करना चाहिए? देखिए, जब भी कोई ब्रीफ आता है हमारे पास तो सबसे पहले तो हम उसको समझते हैं और पूरी टीम के साथ डिस्कस करते हैं कि कहाँ पे लेकुना है, क्या प्रॉब्लम है और क्या अर्जेंसी है उसको करने में। कई ऐसे केस भाई आज ही करना है, नहीं तो फिर इनफ्रक्चुअस हो जाएगा, वो काम खत्म हो जाएगा, उसका कोई बाद में करने को कोई फायदा नहीं है, तो हमें जल्दी करना पड़ता है। कई बार ऐसा भी हमने देखा है कि कोई ऐसा ब्रीफ आ गया जिसमें कोई लीगल स्टैंड नहीं है, कोई खास दम नहीं है। उस सिचुएशन में एक वकील का कर्तव्य है कि अपने क्लाइंट को वो हर चीज बता दे कि लीगली क्या पॉसिबल है। ऐसा नहीं कि उसको आसमान पे चढ़ा देगा, हम तो ये कर देंगे, हम तो वो कर देंगे, हम तो ऐसे कर देंगे। खास करके मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में हमने देखा है, अभी 2 दिन पहले की बात है। तो उसमें क्या होता है कि वकील साहब के पास यदि कोई क्लाइंट आए कि जी मेंटेनेंस लेना है, डीवी करना ही करना है, हाँ 1 लाख दिलवा देंगे, 2 लाख दिलवा देंगे, 1 महीने में करवा देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी ये है कि मेंटेनेंस लेने के लिए समय लगेगा, आपके इनकम एफिडेविट्स वहां होने चाहिए, उसके होने चाहिए, फिर देखा जाएगा क्या है, उसके अकॉर्डिंग होगा। फर्स्ट डेट पे तो नहीं होगा ना सर। लेकिन ये यदि आप मिसगाइड करते हैं क्लाइंट को, ये करना बिल्कुल गलत है। अभी 2 दिन पहले की बात है, मैं किसी बहुत ही पढ़े लिखे और कॉम्पिटेंट वाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा था इन द्वारका कोर्ट, और हस्बैंड को भी वकील साहब कर रहे थे। तो जज साहब ने हस्बैंड के वकील साहब को बोला कि ये लेडी बहुत कॉम्पिटेंट है, इसको कोर्ट में क्यों घसीट लिया आपने, क्या जरूरत पड़ गई, और आप भी इतने पैसे कमा रहे हैं, करीब 2 लाख के आसपास का सैलरी था उस हस्बैंड का। तो उन्होंने एक बात कही जो मुझे याद है, उन्होंने कहा कि अपने क्लाइंट को आईना दिखाइए कि क्या होता है एक्चुअली, दिखाइए क्या होता है एक्चुअली। आप परहैप्स रीजन ये हो रहा होगा, उन्होंने सोचा होगा ये शायद इस तरीके की बातें दिया कि तुमको 1 फुटी कौड़ी नहीं देनी पड़ेगी। अरे तुम गवर्नमेंट सर्वेंट हो, 2 लाख रुपए कमा रहे हो, वाइफ वर्किंग नहीं है, बच्चे हैं, फुटी कौड़ी नहीं दोगे, मजाक थोड़ी है। तो कहने का मतलब हुआ कि हमारी जिम्मेदारी है क्लियर पिक्चर दिखाना कि जी इसमें ये होगा, इसमें ये होगा, आप बताओ, मिसगाइड नहीं करना चाहिए।
ये प्रोफेशनल थिंग्स का पार्ट है और मुझे लगता है हर किसी को करना चाहिए। अब जो नहीं करते हैं वो वीडियो देख करके सीखेंगे, कुछ करना चाहिए, यही पर्पस है वीडियो। यही पर्पस है वीडियो। हमारे एक्सपीरियंस से कुछ नए बच्चे सीखेंगे, जो नए बच्चे आ रहे हैं लॉ में, उनको ये सारी चीजें सीखने में कई साल लग जाए। बिल्कुल। तो ये सीखेंगे तो उनके लिए अच्छी बात होगी ये चीज। सर जैसे कि हमने पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में फर्स्ट जनरेशन लॉयर की प्रैक्टिस के बारे में बात करी, सब चीजों के बारे में बात करी, आपने अपना एक्सपीरियंस बताया कि आपने घर पे झूठ बोल के जुडिशरी के नाम पे पैसा लिया और आप यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस जमाने थे। अब आपने तो एक मीन ढूंढ लिया, एक रास्ता ढूंढ लिया अपने आप को सस्टेन करने का। फर्स्ट जनरेशन लॉयर जो आउट ऑफ दिल्ली है, सस्टेनेबिलिटी बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बहुत बहुत। तो वो कैसे अपने आप को इनिशियल ईयर में सस्टेन कर सकते हैं? ये एक ऐसा चैलेंज है जो मुझे लगता है कि लगभग हर एक फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट्स को फेस करना पड़ता है कि शुरुआती दिनों में कैसे टैकल करें, कैसे, कहाँ से आय आएगा, कहाँ से कुछ इनकम आएगा। इनकम आएगा तभी तो सस्टेन करेंगे, तभी तो आगे प्रैक्टिस करेंगे। शुरुआत में यदि आप हताश हो जाएंगे, डिमोटिवेट हो जाएंगे, तो फिर कैसे होगा। ठीक बात। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं आपको देखना पड़ेगा। जैसे ही आप इनरोल होते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया में, बार काउंसिल ऑफ योर स्टेट में, एडवोकेट्स एक्ट बिल्कुल क्लियर कहता है कि भाई आप कोई दूसरा प्रोफेशन नहीं कर सकते। यदि आप एडवोकेट हैं तो बस एडवोकेसी ही कर सकते हैं, दूसरा कोई काम ही नहीं कर सकते हैं। कोरोना में ऐसे केसेस आए जिसमें अलग काम करना शुरू कर दिए एडवोकेट, तब भी जब मामला कोर्ट में गया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के कई सारे नोटिफिकेशंस आए कि ना, कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ वकालत करेंगे। ये एक नोबल प्रोफेशन है और फुल टाइम प्रोफेशन है, दूसरा काम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे और मुश्किल बढ़ गया कि दूसरा काम भी नहीं कर सकते, पैसे भी इसी से कमाना है, सीनियर पैसे देना नहीं चाह रहे हैं। हालांकि अभी थोड़े दिन पहले आया था कि जी कम से कम 15-20 हजार रुपए आप देंगे जूनियर को। अभी माननीय दिल्ली हाईकोर्ट ने हमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया का ये अंडरटेकिंग है। अभी थोड़े दिन पहले बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें बोला गया था कि मिनिमम 15-20 हजार रुपए आपको दिए जाएंगे ताकि आप सस्टेन कर सकें। खैर ये तो एक अलग बात है, लेकिन आप एक्चुअली में प्रैक्टिकल रियलिटी है उसको देखें तो कैसे करेंगे। उसमें आपको एज पर लॉ को देखते हुए कुछ ना कुछ आपको निकालना पड़ेगा। अब पूछेंगे कि सर क्या कर सकते हैं, मैं कहूंगा कि आप एजुकेशन, पढ़ाने का काम कर सकते। मैंने किया है, मैं शुरुआत में या अभी भी बच्चों को पढ़ाता हूं। खुद का अपना एप्लीकेशन द लीगल इंडियन के नाम से डेवलप किया, यूट्यूब के चैनल से वहां पे बच्चों को पढ़ाया। अब आप पूछेंगे सर अभी तो आप बता रहे थे कि आप दूसरा काम नहीं कर सकते हैं, तो फिर ये कैसे हो गया। एक स्पेशल एक्ट है जिसमें यह कहा गया है कि एडवोकेट प्रैक्टिस के साथ साथ पढ़ा सकते हैं। उसके पीछे रीजनिंग ये दिया गया कि जो हम कोर्ट में सीखते हैं वो जो एक्सपीरियंस है वो टीचर के पास नहीं हो सकता, क्योंकि टीचर तो क्लासरूम में पढ़ाते हैं। एडवोकेट हर कोर्ट में जाके उस पर्टिकुलर केस के इंट्रिकेसीज में जाकर के देखते हैं कि कैसे है। तो यदि ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस डायरेक्ट स्टूडेंट्स को चला जाए तो सोने पे सुहागा है, वो जल्दी सीख जाएंगे। क्योंकि ब्लैक बोर्ड और व्हाइट बोर्ड पे ये चीज तो नहीं होगा, और टीचर के लिए पॉसिबल नहीं है कि कोर्ट घूम के देखेंगे क्या हो रहा है केस में। इसलिए एग्जम्प्ट किया गया एडवोकेट्स को, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स को, कि जी आप पढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके भी अलग अलग प्रोटोकॉल्स बनाए गए। जैसे फुल टाइम टीचिंग नहीं कर सकते आप, पार्ट टाइम कर सकते हैं। जैसे एक दिन में 3 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ा सकते आप, ये सब प्रोटोकॉल्स हैं। आप चाहें तो किसी भी यूनिवर्सिटी में, लॉ कॉलेज में या कहीं भी लॉ पढ़ा सकते हैं। और दिल्ली यूनिवर्सिटी खास करके मैं जानता हूं, यहाँ पे कुछ ऐसे पेपर्स हैं उसको पढ़ाने के लिए एडवोकेट्स को बुलाया जाता है। मैंने खुद लीगल लिटरेसी पढ़ाया है अलग अलग जगह। तो ये काम आप कर सकते हैं, या नहीं भी करें तो अपना खुद का कुछ स्टैब्लिश कर सकते हैं, कोई कोर्स स्टैब्लिश कर सकते हैं जिसमें आप बच्चों को पढ़ाएं लॉ के बारे में, जो आप जानते हैं, जो आपने एक्वायर किया है मेहनत करके, वो कर सकते हैं। उससे कुछ पैसे आ जाएंगे, सस्टेन कर सकते हैं। उसके बाद प्रैक्टिस साथ के साथ करते हैं, क्योंकि पढ़ाने का ये मतलब नहीं कि प्रैक्टिस छोड़ दें, प्रैक्टिस साथ साथ चलेगा, पैरेलली चलेगा। तो आप ये काम कर सकते हैं इसको सस्टेन करने के लिए, जो कि बिल्कुल नोवेल है। और इससे ये होगा कि आपका अपना प्रैक्टिस भी अच्छा होगा। यदि आप किसी भी चीज को पढ़ाएंगे तो उसको पढ़ के पढ़ाएंगे, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ज्ञान बांटने से बढ़ता है।
और वैसे भी आप कोर्ट में जाएंगे तो उसी पर्टिकुलर चीज को यदि कोई केस आ गया तो उसी को एक्सप्लेन करना है, क्लास में आपको एक्सप्लेन करने की आदत होगी तो फायदा हो जाएगा। तो ये काम मैं बताना चाहता हूँ जो यंग लॉ स्टूडेंट्स हैं। आजकल इतने प्राइवेट लॉ कॉलेजेस हैं, इतने सारे कॉलेजेस हैं, कहीं भी आप कुछ भी पढ़ा दीजिए लॉ के कोई सब्जेक्ट्स को जो कि आप ऑलरेडी पढ़े हुए हैं उससे पढ़ा दीजिए। प्राइवेट प्लेटफॉर्म्स हैं, इतने सारे कोचिंग्स, जुडिशरी के कोचिंग्स हैं, क्लैट के कोचिंग्स हैं, DOLLB के कोचिंग्स हैं, पता नहीं कितने कोचिंग्स हैं। कोई एक पेपर पढ़ा दीजिए, अरे जो भी पैसा दे सस्टेन तो कर लोगे ना। आप सोचोगे कि उसी समय आप पूरा महल बना दोगे, वो तो संभव नहीं है, लेकिन आप कुछ साल मेहनत करोगे तभी तो उस तरीके से आप कमांड कर पाओगे किसी केस में, भाई मैं इस केस में 2 लाख रुपए लूंगा मेरा फी है। तो उसके लिए तो समय लगेगा ना, शुरुआत में तो नहीं कर सकते ये काम, 2-3 साल मेहनत करना पड़ेगा जम के, तब ये काम होगा। अब तब तक आप ये सब काम से निकाल सकते हैं पैसे। तो ये डिपेंड करता है कि आप मेहनत कितना करते हैं। और ऑब्वियसली बात है यदि आप पढ़ाएंगे तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। 1 घंटा पढ़ाने के लिए 4 घंटा पढ़ना पड़ेगा आपको, प्रैक्टिस भी करना है, इसको भी मैनेज करना है। अब ये तो फिर आपके स्किल पे डिपेंड करता है, आपके मेहनत पे डिपेंड करता है आप कैसे करते हैं, टाइम मैनेज। लेकिन ऑप्शन है, मैंने किया है, मैंने यही काम किया है इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो आप भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, मेहनत करने वाली बात है, मेहनत से ना डरिए, हो जाएगा। तो अब भी आप बता रहे हैं कि ये काम आप कर भी रहे हैं साइड में। यस, मैं कुछ ऐसे कोर्सेज प्रोवाइड करता हूँ जो द लीगल इंडियन एप्लीकेशन है हमारा, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, जो प्रैक्टिकल इन नेचर है, जैसे ड्राफ्टिंग। तो टीचर के लिए बड़ी मुसीबत है ड्राफ्टिंग पढ़ाना कि कैसे केस को ड्राफ्ट करते हैं। मान लो कोई ब्रीफ आया, अब क्या लिख करके हम जमा करेंगे कोर्ट में, कहीं कुछ गलती तो ना हो जाएगा, कोई प्रोटोकॉल छूट तो नहीं जाएगा, कोई कंप्लायंस छूट तो नहीं जाएंगे, कैसे एनेक्सर को प्लेस करना है, कैसे करना है, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। ये टीचर के लिए बड़ा हेक्टिक टास्क हो जाता है क्योंकि हर दिन प्रैक्टिस में नहीं है ना वो। ड्राफ्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ऐसे कोर्सेस, या फिर जो प्रोसीजरल इन नेचर है, प्रोसीजरल इन नेचर मतलब जो CRPC हो गया, CPC के कोर्सेस हैं, ऐसे कोर्सेस को मैं अभी भी, मेरी रुचि है पढ़ाने में, तो जब भी समय मिलता है, हालांकि मैं फ्रीक्वेंट ज्यादा नहीं हूँ, पर जब भी टाइम मिलता है मैं कोशिश करता हूँ बच्चों को जो मैंने सीखा है वो बहुत वैल्यूएबल प्राइस पे मिले। मेरा एक सपना भी था कि जो लॉ कॉलेजेस हैं, चलो मैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा, बहुत प्रीमियर कॉलेज है, लेकिन जो और सिटीज में कॉलेजेस हैं वहाँ ढंग से पढ़ाई नहीं होती है, ना टीचर्स है, ना बुक्स है, ना कुछ है, कहने को LLB डिग्री है, तो अल्टीमेटली क्या होगा। तो मेरा प्लान था शुरुआत में कि जी मैं ऐसे ऐसे कोर्सेस बना दूंगा जो कहीं से भी ऑनलाइन बच्चे एक्सेस कर सकते हैं। लिटिगेशन में इतना समय नहीं दे पा रहा हूँ, कोशिश तो जरूर कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं पा रहा है। अब देखते हैं, कुछ मैं प्रयास कर रहा हूँ कुछ चीजों को शिफ्ट करने का, यदि कुछ होता है तो मैं पढ़ाने वाला जो है वो काम मैं अभी भी करूंगा और आगे भी करूंगा और करता रहूंगा। इवन आप देखें चीफ जस्टिस अभी लास्ट ललित, वो किसी यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया, बड़े बड़े जो बहुत ऊंचे पद पे हैं। अभी कई सारे ऐसे जजेज हैं जो रिजाइन करके जुडिशरी का कोचिंग शुरू कर दिया, पढ़ाने का काम किया। तो पढ़ाना भी एक नोबल प्रोफेशन है। टीचर, एडवोकेट और डॉक्टर, ये 3 प्रोफेशन ऐसा माना जाता है कि आपको पढ़ना ही पढ़ना। मैंने पहले ही बताया था, वोरेशियस रीडर आपको होना चाहिए, पढ़ना ही है। तो आप ये वाला काम कर सकते हैं। ऐसे करने से मैंने सस्टेन किया है, तो आपको भी जरूर फायदा होगा, यंग स्टूडेंट्स को फायदा होगा। फिर भी कुछ दिक्कत आ जाएगा तो फिर दोबारा पॉडकास्ट करेंगे और कुछ ना कुछ निकालने का प्रयास करेंगे। Thank you so much, sir, for your time. It was really an insightful session for us, for the viewers, for law students. Thank you so much, sir. बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके से दोबारा फिर हम कभी जुड़ेंगे और किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करेंगे, या कुछ क्वेश्चंस आपके कमेंट्स वगैरह आ गए इस पे तो उसको भी लेकर के कभी फिर से चर्चा करेंगे। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद।